हर कोई बोलेगा रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करना जरूरी है ना। रिवीजन करने से पहले थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि रिवीजन ठीक है, हमें कई लोग टेक्निक्स भी बताते हैं कैसे हमें टेक्निक्स को फॉलो करना है, कैसे हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। सब अच्छी टेक्निक्स हैं, किसी में कोई खराबी नहीं, ठीक है। बट प्रॉब्लम आती है कि जब हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो जब तक हमें उसकी थोड़ा सा बेसिक्स नहीं पता है कि भाई ये जो प्रोसेस है ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा कि गाड़ी सब लोग को चलानी आती है ना, चला लेते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, थ्री व्हीलर तो नहीं चलाता होगा कोई, ठीक है, मतलब टू व्हीलर हो गया, है ना, सीख जाते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा उसका प्रोसेस पता है ना, कि कैसे आपका टॉर्क जनरेट होती है, ठीक है, तेल वगैरह कैसे आपके जो इंजन है वो कैसे काम करते हैं, तो अगर कल कहीं फंस जाते हो आप, ठीक है, कहीं जा रहे हो, कहीं रास्ते में फंस गए, तो आप कुछ ना कुछ तिकड़म बिड़ाकर उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यही पर्पज है। जब तक गाड़ी चल रही है हम लोग चल रहे हैं कि भाई ठीक है काम चल रहा है, लेकिन जब गाड़ी खराब हो गई या कोई परेशानी आ गई, तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, थोड़ा सा हमने इसके बारे में जान लिया होता, तो थोड़ा सा हमने इसकी थोड़ी फंक्शनिंग जान ली होती, ठीक है, तो अभी हम थोड़ी बेहतर स्थिति में होते, ठीक है। तो वही पर्पज है आज का जो था कि रिवीजन का, ठीक है। तो सबसे पहले रिवीजन होता क्या है, ठीक है। रिवीजन हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हमारे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग वापस अपने दिमाग में उस इंफॉर्मेशन को वापस हम ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना है, इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों ने कभी सुना होगा ये कहा जाता है ना कि मेरे दिमाग से इंफॉर्मेशन गायब हो गई, मैं तो भूल गया, ऐसा होता है? तो आप मुझे बताओ कि क्या हम लोग, मतलब मेरे दिमाग, आप ये वर्ड यूज किया था कि भाई मेरे दिमाग से निकल गई वो चीज, क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है, सही है कि वो कोई चीज आपके दिमाग से निकल जाए? कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो, ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं नो आइडिया। जो एक एग्जांपल देखते हैं, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई इंसान मिला होगा, ठीक है, आपने उससे बात भी करी होगी, लेकिन आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है, आपने अच्छे से बात करी होगी, रात में जाकर आपको याद आया बाद में, अरे ये आदमी था। ऐसा हुआ है कि घंटों तक बातें कर ली लेकिन उसका नाम उस समय याद नहीं आ रहा, आप बड़े ऑकवर्ड भी फील कर रहे हो, है ना। या फिर दूसरा केस लेते हैं, ये तो सबके साथ हुआ ही होगा, एग्जाम देकर आए, ठीक है, एग्जाम में आपने पेपर लिख लिया, लेकिन आपको क्या हुआ, उस टाइम याद नहीं आया, रात में चलते या फिर रास्ते में चलते चलते आपको स्ट्राइक हुआ, अरे यार इसका आंसर ये था, किसी ने नहीं बताया, आपको अपने आप आया, ऐसा तो हुआ होगा। जी सर, ऐसा अक्सर होता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है, ये हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि अगर ये कहा जाए कि हमारे दिमाग से इंफॉर्मेशन निकल जाती है, ठीक है, तो ये तो फिर वो 1 घंटे बाद रात में कैसे आ गया आपके दिमाग में, फिर से कैसे एंटर कर रही है? हम्म, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे दिमाग में इतनी क्षमता है, इतने इसका स्टोरेज है कि ये कोई भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रख सकता है, हमारे दिमाग से कोई भी इंफॉर्मेशन गायब नहीं होती है। कहने का मतलब ये है, अगर ये हमारा, सॉरी, ये अगर हमारा ब्रेन है ऐसा, अगर इसके अंदर कोई एक इंफॉर्मेशन आ गई तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में वो स्टोर हो जाती है, ठीक है, वो कभी हमारे दिमाग से नहीं निकली अनटिल अनलेस कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। मेडिकल इशू है वो एक डिफरेंट केस है, बट जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनके दिमाग से कोई चीजें नहीं निकलती है, ठीक है। और अब बात आती है कि अगर हमारे दिमाग से इंफॉर्मेशन नहीं निकलती है, तो जब हमें वो, जिस समय वो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, तो वो हमें याद क्यों नहीं आती है? मेन रीजन ये है, ठीक है।
और यही चीज आप करते हो, रिवीजन रिकॉल जो आप सारी चीजें कर रहे हो, यही चीज तो कर रहे हो कि जो इन्फॉर्मेशन वो सही समय पर आपके दिमाग में आ जाए। तो इसके पीछे जो हमारी साइंस कहती है वो ये कहती है कि भाई हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन तो आ गई, इंफॉर्मेशन स्टोर तो हो गई, कंप्यूटर तो सबने जानते हो सीपीयू के बारे में, है ना। वहां पर इंफॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को जब हम बाहर निकालना है हमें, उसके लिए हमें कुछ मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ये पढ़ा होगा साइंस में आपने, न्यूरॉन्स के बारे में जानते हो। हाँ, इंडियन रिफॉर्मर्स आपने एंड्रेस किया है। सर वो गलती से हो गया था। अच्छा, चलो देखो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे देना। आपके कोई भी डाउट इसके अलावा कुछ आपको हो, वो हम लोग लास्ट में रखेंगे, वरना फिर वो सेशन का वो फ्लो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स के बारे में जानते हो? हाँ ना कुछ यस सर, जानते हैं। जानते हो। तो हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है कुछ भी है, यहां से यहां भी जाएगी, वो न्यूरॉन्स को की हेल्प से ही जाएगी। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। और यही आपके कई सारे न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में है। ये न्यूरॉन्स एक कनेक्शंस बनाते हैं, एक न्यूरल पाथ बनाते हैं। उस पाथ के थ्रू जो इंफॉर्मेशन कहीं दिमाग में छुपी हुई है वो इंफॉर्मेशन निकलती है बाहर। तो एक तरीके से आप क्या समझ रहे, एक पाथ है आपके दिमाग में, न्यूरल का एक रास्ता है, ठीक है, न्यूरल्स का, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन बाहर निकल रही है। अब मुझे ये बताओ रास्ता पक्का होगा तो उस पर ट्रैफिक, मतलब उस पर आप जल्दी चल पाओगे, या फिर रास्ता कच्चे पर आप जल्दी तेज चल पाओगे? पक्के रास्ते, है ना। तो बस रिवीजन क्या करता है, रिवीजन उस रास्ते को पक्का करने का काम करता है। रिवीजन से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होती है, रिवीजन से जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है वो इंफॉर्मेशन कैसे वापस निकलेगी, ये न्यूरल कनेक्शंस कैसे बनेंगे, क्योंकि एक बार रास्ता बन चुका है, उस रास्ते को कैसे हम पक्का करेंगे। और ये पक्का करने का एक, अगर आप लोग ग्रामीण परिवेश से होंगे, गांव वगैरह में आपने देखा होगा पगडंडी जानते हैं सब लोग? क्या होती है पगडंडी? मेड़ खेत में जो होती है, खेत में मेड़ होती है ना, एक कच्चा सा रास्ता बन जाता है। वो कैसे बनता है, जब आप उसे बार बार आते चलते रहते हो, है ना, तो वो अपने आप जी। रास्ता बन जाता है ना। यही चीज रिवीजन का पर्पस यही है, ठीक है, कि जितना ज्यादा आप इस रास्ते से आओगे जाओगे, आपको वो चीज क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, या फिर जब भी आपको याद करना होगा आप उसको रिकॉल कर लोगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसको समझने के लिए कहते हैं, कोई इंसान आपकी लाइफ में होगा, है ना, जिसके बारे में आप दिन रात सोचते रहते होंगे, ठीक है, तो उनका आपको फोन नंबर वगैरह सब याद रहेगा, है ना। तो आपके ब्रेन में आप क्या कर रहे हो, बार बार वो न्यूरल पाथ बना रहे हो, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में ब्लेसिंग्स भी है कि आपका, अगर का आपने सुना होगा ना, कभी दिल टूट जाता है आपका तो कहा जाता है ना, समय अपने आप हील कर देता है। तो समय क्या कर रहा है, समय हील नहीं कर रहा है, वो उस न्यूरल पाथ को तोड़ दे रहा है। अगर आपने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, ये रास्ता क्या हो जाएगा, फिर से घास उगाएगी, फिर से ये रास्ता क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग की एक ब्लेसिंग्स भी है। इसको हम कहते हैं, जब ये न्यूरल पाथ वीक हो जाता है, इसको हम कहते हैं हम भूल गए। लेकिन अचानक से 10 साल बाद वो फिर शख्स आपके सामने नजर आ जाता है, फिर से क्या है कि ये पूरी तरह से नहीं टूटा है, थोड़ा बहुत रास्ता है, पुरानी यादें ताजा हो जाती है ना। तो आप समझ रहे हो रिवीजन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा साइंस क्या है इसके पीछे। हमें बस इस न्यूरल पाथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आपने सुना होगा, आपके बुजुर्ग लोग वगैरह कहते हो ना, बादाम वगैरह खाया करो, दिमाग तेज होगा, है ना, सुना है? नहीं कहते? जी सर, कहते हैं। वो बस इसी, हाँ, तो वो इसीलिए कहते हैं कि ये जो वो बादाम होता है उनमें जो ऑयल्स होते हैं ना, वो इस न्यूरल पाथ को, इस रास्ते को चिकना कर देते हैं।
तो जितनी आपकी गाड़ी की साइकिल या फिर गाड़ी चलाई होगी है ना, तो अगर जितना अच्छे ग्रेसिंग वगैरह हो रखी है उतना अच्छी चलती है गाड़ी, उतनी तेज चलेगी। जितना रास्ता आपका स्मूथ होगा उतना तेज आप निकलोगे। तो बादाम खाने से दिमाग तेज सोचता है, थॉट प्रोसेस जनरेट करता है। बादाम ही खाते रहोगे, पढ़ोगे नहीं, इंफॉर्मेशन दिमाग में लाओगे नहीं, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो बादाम खाने से रिकॉल अच्छा हो जाएगा, रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अभी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इसमें, ये मुझे बताओ। ये चीज समझ आ गई? जी सर, एकदम। अब हम लोग अब जो काम करने वाले हैं, जो भी हम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, जो भी हम टेक्निक अपनाएंगे, हमारा फोकस इंफॉर्मेशन को लाने पर नहीं है आज कि इंफॉर्मेशन कैसे लाई जा रही है। हमारा फोकस है कि ये जो रास्ता है, जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन आ गया, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। कैसे हम ये न्यूरल्स कनेक्शन, इतने सारे बिलियंस ऑफ न्यूरल कनेक्शन, न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में, उन कनेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो जितना रास्ता हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उतना जल्दी हमें चीजें रिकॉल हो जाएंगी। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे, हम उस चीज को बार बार याद नहीं करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन रहती है लेकिन रास्ता कमजोर है। तो खराब रास्ता है तो ऑब्वियसली उसको आते आते टाइम लगता है। इसलिए हम कुछ लोगों को ट्यूबलाइट कहते हैं कि भाई 1 घंटे बाद याद आया कि ये काम करना था, या फिर इसका जवाब ये करना था। पता आपको है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, आपका ब्रेन बहुत शक्तिशाली, उसमें हर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। ठीक है, रिलेवेंट अनरिलेवेंट वो हर चीज को जरूर स्टोर कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आपका आता है, नाम छोड़ दो, बस एक और आपकी स्टडी गई है, फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताया जाता है। ठीक, इसमें क्या कहा जा रहा है, जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हो, ठीक है, ताजा ताजा इंफॉर्मेशन आपकी आई है, ताजा ताजा न्यूरल कनेक्शन बना है आपके दिमाग में, अभी उसका रास्ता है ना, इंफॉर्मेशन लाने के लिए भी तो पाथ, रास्ता चाहिए ना, समझ रहे हो ना। दुकान से अगर आप कुछ सामान लेकर आ रहे हो, घर में स्टोर कर रहे हो, तो वो जो दुकान से स्टोर करने तक का भी तो एक कोई रास्ता हुआ ना, कोई पाथ था। ठीक है, तो अभी अभी आपका एक नया न्यूरल पाथ बना है, अभी अभी आपने स्टोर में उसको छोड़कर आए हो, ठीक है, उस सामान को, तो अभी क्या है, रास्ता पक्का है। तो जब भी आप उस टाइम पढ़ते हो तो आपके क्या होता है, इमीडिएटली उसी समय आपके पास वो इंफॉर्मेशन होती है, 100% रिटेन होती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही समय बढ़ता है, 20 मिनट हो गए, वो रिटेंशन यानी कि वो जो न्यूरल पाथ था वो अब यहां पर वीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि 20 मिनट में आपकी रिटेंशन 60% डिप हो जाती है। तो आपके साथ कई बार हुआ होगा, आपने 1 घंटे पहले चैप्टर कोई पढ़ा है, या फिर आधे घंटे चैप्टर पढ़ा है, पढ़ा पूरा है, लेकिन आधे घंटे बाद आपको लग रहा है कि सिर्फ आपको आधा ही पता है। साइंस स्टडीज ये कहती हैं, एग्जैक्ट नंबर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 60%, बट स्टडीज ये कहती हैं 20% मिनट के बाद 60% आप रिटेन करते हो आपका ब्रेन। और ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये नॉर्मल प्रोसेस है, एक एवरेज इंसान के हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, कुछ जीनियस होंगे तो उनका थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा मैंड वो होंगे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब आप कंपेयर करो सर आइंस्टाइन के साथ वगैरह, तो वो नहीं चीज नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट आइंस्टाइन की मेमोरी बहुत वीक थी, ये पता है आपको? यस सर। है ना, कहानी सुनी होगी आइंस्टाइन के बारे में आपने, कि एक दिन आइंस्टाइन गार्डन में बैठे थे, ठीक है, बगल में एक मोहतरमा आके बैठी, और आइंस्टाइन ने उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो मोहतरमा ने बताया कि मैं आपकी वाइफ हूं। ठीक है, तो वो अलग लेवल पे होता है। ठीक है, वो ये होता है कि उनके दिमाग में जो न्यूरल कनेक्शंस बन रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ साइंस चल रही है, वो रिलेटिविटी थ्योरीज के कनेक्शन चल रहे हैं, वो ही थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो वो जो वाइफ वाली इंफॉर्मेशन, वो एक उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने रास्ता बनाया, उन्होंने कहा पढ़ा है, स्टोर में पड़े रहने दो, मेरे लिए रिलेटिविटी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मैं उसी के बारे में दिन भर सोच रहा हूँ, वो रास्ता स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो आइंस्टाइन थे, आप मत करना। ठीक है, अभी आप आइंस्टाइन नहीं बने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉरगेटिंग कर्व है, जैसे जैसे आपका 1 घंटा होगा ये 40% पे आ जाएगी, और जैसे 1 महीना हो जाएगा, ठीक है, तो ये 20% पे आ जाती है। तो आपने जो 100% जो आपने पढ़ा था, ठीक है, 1 महीने बाद वो 20% पे आ जाती है। सर सब ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हो रहा है सर?
रिकॉर्डिंग आई थिंक मैम शायद कर गई होंगे सर, आई मैडम, थिंक। सर अभी सम्राट की क्लास चल रही थी। भाई आप लोग Okay. हमारी क्लास में नहीं आते हो, आ जाया करो उधर भी। हाँ कोई नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। जस्ट देखने आया था, सब अच्छा है। कल बहुत दिक्कत हुई थी, कल की क्लास बहुत व्यवधान हुआ था, बाधित हुआ था। आपको उसकी रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ेगी। तो जो कोई यहाँ है उनको भी आश्वस्त कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग फिर से हो जाएगी। थोड़ा ठीक। कोऑपरेट करो। एक रिक्वेस्ट स्टूडेंट से यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ, अरे भाई क्या करें, दो दो तीन तीन ट्रेनों को एक साथ जाना होता है, तो कई बार ओवरलैप क्रॉस तो करेंगे एक दूसरे को। एक रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, कुछ एनरोल्ड होंगे कुछ नहीं होंगे, कि मैं तो डांट डांट के तुम लोगों को इतना खड़ूस हो गया हूँ कि मेरी क्लास में तो बीच में बोलते नहीं हो, लास्ट में ही सवाल जवाब होते हैं। सवाल जवाब मैं लेता हूँ भरपूर, अब आधे घंटे सवाल जवाब भी हो रहा था। बट क्लास जब चल रहा हो, कोई भी टीचर पढ़ाए, बीच में नहीं बात करते। बहुत महत्वपूर्ण है, लिख करके रखो, अंत में बात करो। उससे क्लास डिस्ट्रैक्ट होती है, टीचर डिस्ट्रैक्ट होता है। मैं तो एजेंडे पे टिका रहता हूँ, मुझे तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, विश्वामित्र हूँ मैं। नहीं विश्वामित्र हो गए थे, माफ करना। मैं वशिष्ठ हूँ। ठीक है, लेकिन उससे किसी का फायदा नहीं। रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत होती है बाद में लोगों को सुनने में, और फिर बाकी जो बच्चे हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो क्लास हाईजैक मत करो मित्र, बाद में कर लेना। इतना क्या अंतिम सत्य है जो तुम कहोगे नहीं तो रह जाएगा। बस इतना ही आग्रह है। ठीक है, करिए सर, थैंक यू सो मच। मजा आ रहा है, कुछ तो भी रंगीन पढ़ा रहे हैं आप। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट। तो ये फॉरगेटिंग कर समझ आ गया आपको? ठीक है, तो 1 महीने तक जो आपने पढ़ा था वो, यानी कि 1 महीने में सिर्फ 20% रह जाता है। ठीक, 5-6% का मार्जिन हर जगह चलता है। कट ऑफ में भी आपने सुना होगा, कोई भी परफेक्ट बताता नहीं है ना। +-2 का एरर लेके सभी चलते हैं। ठीक है, और यूपी पीसीएस या फिर जो भी है वो अलग ही एरर ले जाती है। ठीक, तो ये हमारा आता है फॉरगेटिंग कर। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है सर अभी ज्वाइन किया है, ज्यादा अभी लॉस नहीं हो, अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको थ्योरी पार्ट बताया है कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ठीक है, टेक्निक्स, अप्रोचेस, मेथड्स जो है वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इतना है कि हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में इंफॉर्मेशन के लिए न्यूरल कनेक्शंस के थ्रू हम लोग काम करते हैं। हमारा ब्रेन उससे प्रोसेस में काम करता है। ठीक है, तो ये चीज समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि इसी पर ही मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा कि भाई ये जो कर्व गिर रहा है, इसको गिरने कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो जैसे अभी हमारा रुपया गिर रहा है, तो सरकार को स्टेप लेने होते हैं ना, फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, आरबीआई को स्टेप्स लेती है, पढ़ोगा होगा आपने, है ना। तो वैसे ही हमें क्या करना है कि जो हमारी कर्व गिर रही है, जो रिटेंशन की, इसको कैसे हम वापस उठाएं। ठीक है, वो हमें तरीका अपनाना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है ये समझना होगा कि रिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, रुपया नहीं गिर रहा, चलो अच्छी बात है, पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए रिवीजन का सिग्निफिकेंस हमें अब थोड़ा सा, अब हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्यों रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये आपकी क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो है इसको करता है रिफ्रेश। तो जैसे हमने कहा था, इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में पड़ी है कहीं कोने में, जब आप रिवीजन करते हो वापस से आप एक उस रास्ता बता देते हो कि भाई ये रास्ता तुम्हारा बना दिया गया है, ये चीज जैसे ही आप देखोगे आ जाओगे। ठीक है, कुछ तरीके होते हैं, जैसे मेमोरी टेक्निक्स होती हैं, जैसे आपने सुना होगा कि मैं एक हुकिंग, आपने सुना है एक कॉन्सेप्ट कि कोई भी चीज अगर आप याद करोगे तो किसी हुक के साथ कनेक्ट कर दो। कोई आइडिया है किसी को? चलो एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, गाने सब लोग सुनते हैं। ठीक, तो गाने आपने सुने, ठीक है, कोई आपका फेवरेट गाना होगा, बहुत बार आप सुन रहे होंगे। ठीक है, कुछ गानों को कुछ लोग इमेजिन करके भी सुनते हैं। ठीक है, कुछ सालों बाद जब वो गाना फिर से बजता है, तो कुछ जो आप किसी को इमेजिन करके सुन रहे थे, कुछ यादें अगर उस गाने से जुड़ी हैं आपकी, वो सारी चीजें क्या आ जाती हैं, वापस याद आने आ जाती हैं। तो आपने उस इंफॉर्मेशन को, उस मेमोरी को किसके साथ हुक कर दिया, गाने के साथ। जैसे ही गाना बजा, वो इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें ट्रिगर होने लगी, है ना। तो कई बार आपने फिल्मों में देखा हो कि किसी की याददाश्त चली जाती तो कहा जाता है ना, इनका फेवरेट खाना बनाइए, फेवरेट वो करिए। ठीक है, जो भी है, XYZ जो भी आप करना चाहें। ठीक है, तो मैं बस समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ कि हुकिंग का पर्पस क्या है। हमें क्या करना है, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। ठीक है, तो हमें अगर किसी चीज को याद करना है और किसी की से हमें वो चीज याद हो जाए तो क्या बुराई है। ठीक है, हमें तो एग्जाम निकालना है, हमें उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना है।
तो कई बार क्या होता है, आप क्या करते हो, रिवीजन करते हो तो चीजों का जो न्यूरल पाथ है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको रिफ्रेश कर देते हो। ठीक है, ये रास्ता ये है। जब भी मैं ये चीज देखूंगा, स्मेल ऑल्सो ट्रिगर, ये स्मेल के साथ ये सारे सेंसेस है ना, स्मेल, टेस्ट, साउंड, विजुअल्स, आईज, 5 सेंसेस है आपकी, 5 सेंसेस, ये 5 इनपुट्स हैं इंफॉर्मेशन के। ठीक है, इसी 5 इंफॉर्मेशन को ही आपका ब्रेन रिसीव करता है, इसके अलावा कोई और सेंस नहीं है। ठीक है, 6 सेंस 7 सेंस साइंस के हिसाब से नहीं है, यही 5 सेंसेस के थ्रू से इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है। इसी को वो प्रोसेस करता है, इसी को वो स्टोर करता है, और इसी को आप बाहर निकालते हो अपनी न्यूरल कनेक्शन से। ये है हमारे ब्रेन के सिंपल डेफिनेशन, मतलब सिंपल जो मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन का। ठीक है, ज्यादा वो डॉक्टरी वाला काम नहीं है, हल्का सा मैं समझा रहा हूँ जो सबको समझ में आ जाए। ठीक है, ज्यादा टेक्निकल उसमें समझना कि सर कौन सा सेल है, ये है, वो है। ठीक है, तो जनरल चीज ये है। तो जब हम रिवीजन कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को रिफ्रेश कर रहे हैं। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं, न्यूरल पाथ्स हमारा ज्यादा बेटर हो रहा है, तो हमारी क्या हो रही है, मेमोराइजेशन बढ़ रही है। मेमोराइजेशन बेटर होगी तो हमारा क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म रिटेंशन बढ़ेगा। ठीक, लॉन्ग टर्म रिटेंशन बढ़ने के बाद निमोनिक्स, यस गुड है ना, निमोनिक्स से आप काफी चीजें याद कर लेते हो। ठीक, फिर आपका आता है फास्टर रिकॉल। जितना ज्यादा आपका पाथ स्ट्रांग बनेगा, न्यूरल कनेक्शन बनेगा, उतना जल्दी आप रिकॉल कर पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि भाई एग्जाम से पहले पढ़ लिया वो अच्छी बात है, लेकिन रिवीजन जरूर करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा आपके न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग बनेंगे, ठीक है, उतना जल्दी आप इसको रिकॉल कर पाओगे। और ये अब आपने कई बार चीजें फील करी होंगी। ठीक है, कि कुछ चीजों को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को आप जब आप बार बार सुन रहे होते हो, ठीक है, तो बार बार वो आपके दिमाग में स्टोर होता जाता है, उतना जल्दी वो रिकॉल हो जाता है इन कंपैरिजन जो आपने सिर्फ 1 या 2 बार आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद रिवीजन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इंसाइट। हमें इंसाइट डेवलप करनी है, क्योंकि अभी आपको एक मैं वर्ड बताऊंगा जो है रिव्यू। रिवीजन और रिव्यू में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा नहीं बहुत अंतर होता है। कोई बताना चाहेगा रिव्यू और रिवीजन में क्या अंतर है? सर रिवीजन बेसिकली हम उसको एज इट इज देखते हैं, लेकिन रिव्यू में थोड़ा क्रिटिकल एंगल आता है या फिर एनालिसिस आती है। यहां पर थोड़ा सा आपने वाइस वर्सा बता दिया। ठीक, अच्छा था, आपने बताया सही है, लेकिन उल्टा बता दिया। सर रिव्यू में ऊपर ऊपर देखते हैं किसी चीज को। करेक्ट, रिव्यू में हम व्यू कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ एक ही साइंस को हम ला रहे हैं। कौन सा वाला? आईज वाला। हम सिर्फ व्यू कर रहे हैं। यहां पर गलती क्या करते हैं, हम लोग रिवीजन को रिव्यू समझ लेते हैं। आपने कहा सर, आपने बोला रिवीजन करेंगे, हमने रिवीजन करा, लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, हम सिर्फ नजरें मार रहे थे इस पे। ठीक है, रिवीजन अलग है। रिवीजन में हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, हम दिमाग को खोलेंगे। विजन में आपने सुना होगा ना, तो विजन में क्या होता है, सिर्फ देखना नहीं, दूर तक देखने की आपकी क्षमता। और दूर तक देखने का मतलब ये नहीं है आपकी आईसाइट कितनी स्ट्रांग है ना। हाँ, 360 डिग्री व्यू, उसको विजन कहा जाता है, कि भाई आप हर चीज आप देख पा रहे हो। दूर का देखने का मतलब कि क्या आने वाली चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन सब को भी आप एनालाइज कर पाओ, उसको विजन कहा जाता है। उसको कहा जाता है विजनरी लीडर्स, कि उनके दूर के देखने की क्षमता थी। किसी ने एक जोक आपने सुना होगा ना, कि कोई कहता है कि भाई तेरे को चांद दिख रहा है, तो कहता है हाँ दिख रहा है, तो कहता है और कितना दूर देखेगा, तो वो वाला वो व्यू है, वो विजन नहीं है। ठीक है, तो जब भी आप कहीं अच्छे हिल स्टेशन में जाते हो तो आप वहां पर व्यू देखते हो, विजन नहीं देखते हो। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं जहां हम गलती करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम रिव्यू को रिवीजन समझ रहे हैं। उसका एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। ठीक है, तो ये तो इन कुछ वर्ड्स को देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर। क्या है ये? कांग्रेस के सेशन है। वेरी गुड। ठीक है, तो 1885 में कहां पर कांग्रेस का सेशन हुआ था? बॉम्बे में। बॉम्बे में। कौन आपके प्रेसिडेंट थे? WC बनर्जी। 1886 में कहां पर हुआ था?
कोलकाता कोलकाता। दादा भाई नौरोजी कोलकाता में दादा भाई नौरोजी थे। 87 में मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी थे, है ना। और 1888 में इलाहाबाद में, और यहाँ पर जॉर्ज यूले थे, है ना? ये आपने कई बार आपने देखा भी होगा, ठीक है, रटा भी होगा आपने, है ना। इसमें आपने कुछ विजन, आप कुछ इंसाइट ला सकते हो उसमें इसी इंफॉर्मेशन से। यस सर। कैसे? प्रेसिडेंसीज सर वो ये जो कांग्रेस के सर ये जो सेशंस हुए थे ये ऑल इंडिया प्लेसेस कवर करने के लिए, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, नॉर्थ साइड, मींस Very कांग्रेस ने स्टार्टिंग में जो बॉम्बे- सेशन कराए थे। बॉम्बे आपके एक तरीके से वेस्ट को कवर कर रहा है, कोलकाता Yes, sir. आपको ईस्ट को कवर कर रहा है, मद्रास आपका मद्रास साउथ एंड इलाहाबाद साउथ नॉर्थ को, और इलाहाबाद किसको कर रहा है? नॉर्थ को, ठीक है। ये एक है। प्रेसिडेंट को अगर हम देखें, डब्ल्यू.सी. बनर्जी कौन थे? हिंदू या ब्राह्मण हम कह सकते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी कौन थे? पारसी। पारसी। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? मुस्लिम, ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम। मुस्लिम प्रेसिडेंट थे है बदरुद्दीन ना। तैयब जी। और जॉर्ज यूले यूरोपियन। क्रिश्चियन, वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो यहां से क्या करा कांग्रेस ने? ऑल इंडिया लेवल कैरेक्टर बनाने की कोशिश करी, और यहां से क्या करा उसने? सेकुलरिज्म, यानी कि टोटल वो यूनिटी पे फोकस कर रहा था, ठीक है। ये पैटर्न हमने यहां से निकाला। विजन रिवीजन ये करवाता है। ये इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में आप इतना नहीं ध्यान से शायद देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपका क्या है, ये इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में डाल रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपने देख लिया। लेकिन 2-3 बार जब आप इसको देखोगे, यार इसमें कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो करना है हमें रिवीजन, रिव्यू नहीं करना है। वहां गड़बड़ हो जाती है। रिव्यू करते हैं तो क्या होता है कि हम न्यूरल पाथ तो बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पाथ बना रहे हैं। ये मैं दूसरा पॉइंट बताने वाला था। न्यूरल कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही रास्ता है उस इंफॉर्मेशन को निकालने का, और भी तो रास्ते हो सकते हैं। तो जितने ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस हम लोग बनाएंगे, एक रास्ता खराब हो गया तो बाईपास से निकल जाएंगे, समझ गए। ये करना होता है रिवीजन में। अब अगर आप मुझे बता दो, आपने ये पैटर्न पता लिया कि यार एक नॉर्थ में हुआ था, एक पहले चार क्या थे, चार वो जो डायरेक्शन में हुए थे, ठीक है। उसने सवाल 87 में पूछा कि 87 कहां पर हुआ है। ऑल वेदर, वेरी गुड, है ना, ठीक है। तो आपको अगर ये याद नहीं कि कहां पर हुआ है, लेकिन आपको ये याद आ गया कि यार एक वेस्ट में हुआ था, एक ईस्ट में हुआ था, उसके बाद कहीं साउथ में हुआ था, तो साउथ के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। ये आपको दूसरा न्यूरल पाथ आपके दिमाग में बन गया जब आपने रिवीजन करा। ये है पर्पस, ठीक है। या फिर आप इसको मान लो मैप में कन्वर्ट करते, ठीक है। तो मैप में आप यहां पर रखते कि यहां पर 1885 में बना हुआ है, ठीक है। यहां पर 1886 में हुआ है, ये 1887 में हुआ है, ये आपका 1888 में हुआ है। तो अगर आप इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को रखते हो, शायद आप इसको देखें, यहां पर आप अच्छे से इसको विजुअलाइज कर पाते। तो इसलिए आपको कई बार कई लोगों ने कहा होगा अपने नोट्स को एज इट इज कॉपी मत करो, कि भाई किताब में जो लिखा है वैसे ही डिट्टो कॉपी करो, तो कर क्या रहे हो। इससे बढ़िया वहीं पर रहने देते, हाईलाइट करके मार्क कर दो, वहीं पढ़ लेते। नोट्स इज समथिंग जो इंफॉर्मेशन आपने किताब में पढ़ी या कहीं पर पढ़ी, उसको प्रोसेस कर रहे हो। प्रोसेस करने के बाद, कंप्रेस करने के बाद, फिर आप अपने नोट्स में उसको लिख रहे हो, ठीक है। वो होते हैं आपके नोट्स। तो जब आप उस तरीके से करते हो तो इसके रिटेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये है पर्पस। आंख बंद करके आप लोग मेहनत करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो भी तैयारी कर रहा है, हमें पता है, सबने मेहनत करी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि मेहनत गलत जगह जा रही है, ठीक है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि आपको मेहनत नहीं करनी होती है। स्मार्ट वर्क का पर्पस ये होता है कि मेहनत सही जगह करनी होती है, ठीक। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है, यहां कोई डाउट है, कोई भी है, यहां तक पूछ लो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स की, ठीक है। तो यहां से आप ऑलमोस्ट आपने काफी चीजें, आपने कई सेशंस भी आपने सुने होंगे, सब जगह ऑलमोस्ट आ जाता है, ठीक है। यहां से हम लोग आते हैं, टेक्निक को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक एक्टिव, दूसरी पैसिव, ठीक।
ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा एक्टिव रिकॉल का, ठीक है। एक्टिव रिकॉल के बहुत सारे तरीके हैं, ये आपकी इच्छा पे स्वेच्छा पे डिपेंड करता है आप किस में कंफर्टेबल हो। कोई थंब रूल नहीं है कि सर यही बहुत अच्छा है यही बहुत बुरा है, सबके अपने फायदे हैं सबके अपने नुकसान होते हैं, ठीक है। एज अ मेंटर एज अ टीचर मेरा काम है आपको हर चीज के बारे में अवगत करवाना, आपको उसके बारे में बताना, और उसके हिसाब से आपको कौन सा ज्यादा फायदेमंद देख कर रहा है या फिर कौन सा आपके अप्रोच से सूट कर रहा है उसको आप ले लो, ठीक है। ये नहीं कि सर सारे के सारे कर रहे हैं जो आपको मन करे, ठीक है। एक्टिव रिकॉल में मतलब क्या होता है, हम अपने दिमाग को जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन में जो निकालने के लिए हम अपने दिमाग पर क्या कर रहे हैं, एक्टिव थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि खींच रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को लाने के लिए। तो जब आप खींचते हो तो आपने देखा होगा ना रास्ते पे नीचे रास्ता कुछ ज्यादा ही फिर आपका वो हो जाता है, स्क्रैच हो जाता है। मतलब कहने का मतलब स्क्रैच मत कहिए, वो कहिए कि फिर रास्ता थोड़ा दिखने लग जाता है। कभी आपने कोई चीज खींची होगी तो निशान पड़ गया होगा ना कि भाई यहां से कोई चीज खींची गई है ना। तो जब आप खींच रहे हो तो उसका क्या हुआ, इम्पैक्ट ज्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है एक्टिव रिकॉल में हमें याद ज्यादा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप इसमें फोर्स कर रहे हो अपने ब्रेन को खींचने की। तरीका क्या क्या, एक तरीका होता है फ्लैश कार्ड का। फ्लैश कार्ड के बारे में जानकारी होगी आपको। फ्लैश कार्ड किसको कहा जाता है? किसी ने अगर वो कैब्स वगैरह की तैयारी करी हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप मान लीजिए ये आपका एक कार्ड हो गया, ठीक है, इस कार्ड पर आपने कुछ क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, और उसका जो आंसर है या तो उसके पीछे लिखा हुआ है या फिर उसके नीचे कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली कीवर्ड वगैरह, और उस क्वेश्चन को देखकर आप आंसर करने की कोशिश करते हो, ठीक है, और जब वो आंसर आप नहीं है आपको आता है तब उसको आप फ्लिप करके आप आंसर देखते हो। ये ज्यादातर आप देखोगे जो बच्चे जीमैट एमबीए की तैयारी करते हैं तो वो कैप को याद करने के लिए फ्लैश कार्ड की अप्रोच फॉलो करते हैं। उसमें इनफैक्ट एक्टिव रिकॉल में कुछ नहीं होता, एक्टिव रिकॉल में कई आपके न्यूरल पाथ्स बनने शुरू हो जाता है, क्योंकि वो वर्ड आप देखते हो तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि ये कहाँ से आया था, ये वर्ड है क्या, सिमिलर क्या कुछ है, ऐसा कुछ मैंने पहले कभी सुना था कि नहीं सुना था। आपका ब्रेन प्रोसेस करने लग जाता है, कई जगह वो ढूंढने लग जाता है। जब वो कई जगह ढूंढ रहा है, कहीं जगह उसको मिल गया तो वो पाथ उसको हमेशा याद रहता है कि यार मैं यहाँ ही गया था, यहाँ तो नहीं मिला था, लेकिन इस वाले घर में वो चीज पड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये काम होता है आपका फ्लैश कार्ड का। विजुअल मेमोरीज भी अलग आ जाता है, ठीक है। यहां पर फ्लैश कार्ड आ गया। फ्लैश कार्ड का ड्रॉबैक ये है हमारे यूपीएससी के हिसाब से, ठीक है, कि भाई आप इतने सारे फ्लैश कार्ड्स नहीं बना सकते हो, क्योंकि ज्यादातर हम देखेंगे जैसे मेंस हो गया, प्रीलिम्स में तो भी आप बना लोगे, लेकिन मेंस में इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि फ्लैश कार्ड थोड़े फीजिबल नहीं हो पाते, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी, तो कुछ लोग अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वो उसको फ्लैश कार्ड के लिए अपना यूज कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंडेक्सिंग मेथड, ठीक है। इंडेक्सिंग मेथड मुझे पर्सनली काफी बेटर लगता है। इसमें क्या होता है, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है, इमीडिएटली तो आपको मान लीजिए जैसे आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी अभी आपको याद है, 1 घंटे बाद वो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन टिप हो गई। अब हमें क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। तो मैं फिर से पन्ना खोल के रिवाइज करने की वजह मैं इंडेक्स खोलूंगा, ठीक है, और इंडेक्स में हेडिंग्स होंगी, वो सब पूरा कंटेंट तो होगा नहीं, ठीक है। तो उस हेडिंग से मैं याद करने की कोशिश करूंगा कि इस हेडिंग के अंदर क्या क्या लिखा था। तो कहने का मतलब ये है, फ्लैश कार्ड आप एक अलग से बना रहे थे, उसका एक शॉर्टर वर्जन आ गया इंडेक्सिंग, ठीक है, कि भाई ये चैप्टर था, इसमें ये वाले पार्ट था, एक सब हेडिंग थी, इस सब हेडिंग के अंदर क्या क्या कंटेंट था याद करने की कोशिश करूंगा। याद आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं वापस, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इस वाले टॉपिक में फंसा हूं, तो मैं सीधे वो वाला पेज खोलूंगा और उसको देखूंगा कि कहां मैं फंस गया था, फिर उसको मैं बंद करूंगा, फिर से मैं प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, फिर से मैं देखूंगा जब पहला याद आ गया, दूसरा याद आ गया, तीसरा याद आ गया, अरे इस बार मैं चौथा वाला फंस गया, फिर से मैं चौथा वाला देखूंगा, चौथे में क्या है आज लिखा हुआ है, वो पेज इंडेक्स में आपका पेज नंबर भी लिखा होता है, वो चीज आपकी आ जाएगी, ठीक है। इंडेक्सिंग समझ आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है। दूसरा आता है ब्लैंक पेज अप्रोच, ठीक है। ब्लैंक पेज अप्रोच का फायदा कहां सबसे ज्यादा मिलेगा, आपको मिलेगा मीन्स की जब आप रिविजन कर रहे हो। ब्लैंक पेज में क्या होता है, आप एक फॉर एग्जांपल मान लो एक ब्लैंक पेज लोगे,
ठीक है। आप मान लो कोई भी टॉपिक है, ठीक है, आपने शुरू करा प्रेसिडेंट से कि सर आज मैं प्रेसिडेंट को रिवाइज करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, ठीक है। तो अभी आपको किताब नहीं खोलनी है, अब आपको खुद ब्लैंक पेज में कुछ नहीं लिखा है, आप बिल्कुल ब्लैंक हो। अब आपको सोचना शुरू करना है कि प्रेसिडेंट से क्या मुझे पता है, ठीक है। कुछ नहीं आया तो आपको भी याद आया कि यार प्रेसिडेंट की मैं सबसे पहले बात करता हूं, ऑफिस कहां पर लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल में लिखा है, ठीक है। अच्छा, ऑफिस से याद आया प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है। फिर मुझे यार प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है कि इलेक्टेड होता है। अच्छा, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो फिर उसको इलेक्ट कौन करता है। तो यहां से मुझे याद है अरे डायरेक्ट इलेक्शन होंगे कि इनडायरेक्ट होंगे, अरे नहीं इसके इनडायरेक्ट होंगे। तो इनडायरेक्ट में कौन इनडायरेक्ट आपको देगा। अच्छा, इसका कोई इलेक्टोरल कॉलेज बनता था, हाँ याद आ गया। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन इसके मेंबर्स थे, ये मैंने याद कर लिया। फिर इलेक्शन का मुझे पता चल गया, तो प्रेसिडेंट को रिमूव करने का भी तो कोई तरीका होगा। तो रिमूवल का क्या प्रोसेस है, कौन सा ग्राउंड है रिमूवल का, ठीक है, और क्या मैकेनिज्म क्या है रिमूवल का, ये मैंने याद करने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने करा अच्छा चलो प्रेसिडेंट इतना पोस्ट आता है, इससे कुछ कंट्रोवर्सीज कौन सी जुड़ी हुई है। फिर मुझे अच्छा यार एक ऑर्डिनेंस करके इसके पास पावर थी, वो बड़ा न्यूज में आता था। तो ऑर्डिनेंस क्या है, अच्छा ये आर्टिकल 123 में लिखा है, नहीं लिखा है तो चलो मान लो आपको ये याद नहीं आया कि कौन सा आर्टिकल है, लेकिन अब आपके ब्रेन को क्या हुआ, आपने एक इंफॉर्मेशन दी कि भाई मुझे ऑर्डिनेंस का आर्टिकल पे तू अटक गया था। तो जैसे ही मैं प्रेसिडेंट वाला चैप्टर अब मैं खोल के जाऊंगा तो मेरी सबसे पहले नजर कहां जाएगी, मेरी यहां पर जाएगी, नहीं मेरी नजर जाएगी सबसे पहले ये ऑर्डिनेंस वाला आर्टिकल कौन सा है। जब आपने कभी प्रीलिम्स का या फिर मेंस में कभी भी आपने पेपर दिया हो, सबसे पहले आप आंसर किसका चेक करते हो। सर जो रॉन्ग होता है इसका, सर जिसमें डाउट होता है वो पहले देखते हैं। जिसमें आपको डाउट है, जिसमें आप श्योर नहीं होते हो ना, या यस फिर जिसमें हमने तुक्का लगाया होता है कि देख रहे हो तुक्का सही हुआ कि नहीं हुआ, यस सर, सबसे पहले यही देखते हैं। है ना। तो हमारा ब्रेन उसी तरीके से डिजाइंड है। तो जब आपने इस तरीके से रिवीजन करने की कोशिश करी तो आपने पहला काम क्या करा, अपना ये वाला टाइम सेव कर लिया, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है यार ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे याद है, इसको तो मुझे रिटेन कर रिवाइज करने की इतनी जरूरत नहीं है, इसको मैं बस एक बार रिव्यू भी कर लूंगा, नजर भी मार लूंगा, मेरा तो न्यूरल पाथ स्ट्रांग बना हुआ है। लेकिन अब फंसा कहां पर, यहां फंसा ना मैं, मुझे यार ऑर्डिनेंस का क्रिटिसिज्म ही नहीं पता, मुझे ऑर्डिनेंस के जजमेंट्स ही नहीं पता कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से जजमेंट दिए मुझे याद ही नहीं आया। अब आपका दिमाग इसको प्रोसेस करेगा क्योंकि उसकी अब ईगो हट हो गई है, ठीक है। तो यहां से अब आपका क्या होगा, यहां अब आपको एक्टिवली याद रहेगा। इसलिए कहा जाता है जब आप टेस्ट देते हो तो आपको सही आंसर याद रहे ना रहे, लेकिन जो आपने गलत किया होता है टेस्ट में वो हमेशा याद रहता है। ऐसा होता है या नहीं, सभी सही जाते हैं आपके आंसर, ठीक है। तो वही तो हम अपनी नेगेटिव को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ब्लैंक पेज की अप्रोच ये होती है, आप ब्लैंक पेज लेते हो, आप अपना रैंडमली लिखना शुरू करते हो, ये एक तरीके से आप कह सकते हो ब्रेन मैपिंग होती है। तो क्योंकि होता है हमारा जो दिमाग होता है, जैसे हमने कहा हमारा दिमाग न्यूरल कनेक्शन पे काम करता है। तो एक कनेक्शन बना कंट्रोवर्सी का, दूसरा कनेक्शन आया ऑर्डिनेंस का। अब मेरे दिमाग में ये भी आ सकता है यार कंट्रोवर्सी प्रेसिडेंट क्यों, गवर्नर की भी तो होती है, तो गवर्नर की कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज होती है। तो जब आप ये न्यूरल कनेक्शंस बनाते हो, इस तरीके से आपके मैपिंग बनना शुरू होती है ना, इससे आपकी एनालिटिकल स्किल इंप्रूव होती है, यहां से आपका रिवीजन होता है, रिव्यू नहीं होता है। ये है फर्क इन अप्रोचेस का, ठीक है। ये हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन आ रही है, ब्लैंक पेज अप्रोच, ठीक है। नो सर। दूसरा टेस्ट, ये तो आपको पता ही है, टेस्ट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन, ठीक है। तो आप टेस्ट लोगे, टेस्ट अपने दोगे, तो एक तरीके से वो मॉक टेस्ट का पर्पस भी यही होता है। मॉक टेस्ट का सिर्फ एक पर्पस नहीं होता कि आपको वो करवाना, कि आपको कंटेंट दिलवाना, उसका रिवीजन करवाना भी होता है, ठीक है। किताब खोल के बैठे हो तो बात अलग है, ठीक है। आई होप ऐसा नहीं करते होंगे आप लोग, ओपन बुक तो आजकल कोई भी नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो टेस्ट भी आपका रिवीजन होता है। दूसरा आता है डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन में ऑब्वियसली क्या होता है कि जब आप किसी के साथ डिबेट कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, तो सामने वाला जो आदमी है, यू नेवर नो कि वो कौन सा बात कहने वाला है, क्योंकि अभी आप इतने टेलीपैथी
तो आपके अंदर इतनी आई नहीं है कि दूसरे का मन समझ पाओ, है ना, कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर इतने होते तो फिर तो यहाँ पर क्यों हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि सामने वाला क्या बोलने वाला अभी आपके ब्रेन को नहीं पता है। वो कुछ उसने रैंडम कोई काउंटर करा, तो उसका जवाब ढूंढने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको इस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना पड़ेगा कि हाँ यार ऐसा कुछ था कि नहीं था। तो अगेन व्हाट यू आर डूइंग, आपने जो इंफॉर्मेशन थी उसको आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो। या फिर कुछ वो आपसे आर्गुमेंट कर रहा है, तो आप उसको जब अगर काउंटर आर्गुमेंट दोगे तो आप कुछ याद करोगे ना, कुछ एग्जांपल्स। मान लो अगर आपकी बात चल रही है प्रेसिडेंट टॉपिक पे, आप डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, उसने बताया ऑर्डिनेंस के फायदे बताए। अब आप कहोगे कि नहीं यार मेरे को ऑर्डिनेंस के नुकसान बताने हैं। उसने कहा कि नहीं मेरे पास तो 2 बहुत अच्छे नुकसान मैंने बता दिए, क्रिटिसिज्म बता दिए। अब आपका ब्रेन क्या फोर्स कर रहा है कि यार मुझे तीसरा बताना है इसके अलावा। तो अब आपका ब्रेन उन 2 के अलावा तीसरे पे भी जाने वाला है। तो एक क्या काम हुआ, पहला काम आपका दिमाग एक्टिवली इंगेज हुआ, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, जब उसने 2 पॉइंट बोले थे, जो 2 पॉइंट बोले थे, आपके ऑडियो ने भी सुना, आपने कान से भी वो इंफॉर्मेशन ली सेंसेस के थ्रू, ठीक है, और विजुअल तो आपने पहले खुद ही पढ़ रखा था, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो गई। तो कई बार आपने सुना, देखा होगा या ऑब्जर्व करा होगा कि आपने कोई चीज डिस्कस करी या किसी ने आपको कोई चीज बोली और एग्जाम में बैठे हो, अचानक से वो चीज रिलेट हो गई कि अरे यार हाँ उसने ऐसा कुछ बोला था। 1-2 क्वेश्चन में आपको ऐसा फील आया होगा कि हाँ यार उसने ऐसा कुछ बोला था, यही चीज थी। जैसे मैंने कहा था, हमारा जो ब्रेन है उसको इनपुट सिर्फ 5 सेंसेस से ही मिलता है। तो किसी भी सेंसेस से वो जाकर हो सकता है वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फायदा होता है डिस्कशन करने का, ठीक है। डिस्कशन करने में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, देखो जैसे मैंने कहा हर एक के अपने फायदे नुकसान, ठीक है। डिस्कशन का नुकसान ये है कि डिस्कशन हो सकता है भिंडी बाजार बन जाए, ठीक है, मछली बाजार बन जाए। तो वो उस डिस्कशन में कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, बस एक दूसरे की गालियां दोगे और कुछ नहीं दोगे, ठीक है। तो वो डिस्कशन नहीं करना है। ग्रुप लिमिटेड हो, सिंसियर कैंडिडेट्स का हो, ठीक है, उन्हीं के साथ बैठकर आपको डिस्कशन करना है, मतलब अच्छी बातें करें, ठीक है। ये नहीं कि कहीं और ही निकल गए, ठीक है, कि बात शुरू हुई थी प्रेसिडेंट की, पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप की कितने बेटी का नाम क्या है, बेटे का नाम क्या है, वो सब नहीं करना है, ठीक है। फिर आपका आता है दूसरा तरीका, होता है एक आपका होता है टीचिंग मेथड, ठीक है। तो आपने इनके बारे में काफी बार सुना होगा, फीमेल टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। किसी ने सुना है इनके बारे में? Yes, sir. Yes, sir. Teaching क्या the best way to, sir, best way to recall the things और memorize करने के लिए सबसे बेटर तरीके से फास्टली जो होता है जिससे। करेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि फेमैन क्या थे, ये खुद काफी अच्छे फिजिसिस्ट थे, उससे ज्यादा अच्छे टीचर थे। इनका ये कहना था कि भाई अगर आप, और ये आपने ये ऐसा नहीं कि देखो, बस बात ये है कि इन्होंने बस पब्लिकली बोल दिया, ऐसा नहीं कि हमें नहीं पता था, ये आप सबको बहुत पहले से आपने सुना होगा, ठीक है। अगर आप किसी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझा पा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब उस कॉन्सेप्ट पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर है। आपने खुद देखा होगा जब आपको खुद क्लैरिटी नहीं होती है तो आप क्या होता है, ढंग से बता ही नहीं पाते हो, क्योंकि जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हो तो कई सारे आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं, कई आइडियाज को आपको कनेक्ट करना होता है, उसको कंप्रेस करना होता है, फिर जाकर आप मैसेज कन्वे करते हो ना। कई आपने देखा होगा, कई स्पीचेस आपने सुनी है, कई आपने कुछ टीचर्स को भी आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि वो रैंडमली कुछ भी बोलने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो खुद उनका कॉन्सेप्ट वीक है, अभी उनको खुद नहीं पता कि क्या करना है, ठीक है। तो फेमैन टेक्निक सबसे अच्छी चीज होती है जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको प्रोसेस करते हो और आप उसको समझाते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आप पढ़ाते हो, बट इसमें क्या नुकसान है कि भाई पढ़ाओगे किसको, सामने भी तो कोई होना चाहिए। होने के बाद ठीक, मान लो चलो आपने अपने किसी छोटे भाई बहन को पकड़ लिया, दूसरी बात आती है कि भाई वो आपके सुनने भी तो चाहिए। आप कहोगे नहीं भाई मेरे को तो अपनी फेमैन टेक्निक मुझे याद करना है, रिवीजन करना है, तू बैठ, ठीक है, तो गालियां और देगा, ठीक। तो उसका इलाज क्या करा जाए, उसका सबसे अच्छा इलाज है आप दे उठाओ मिरर, ठीक है, शीशा उठाओ, शीशे में अपने आप को पढ़ो। बिलीव मी, ये बहुत काम करता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा आपको काम करेगा इंटरव्यूज के टाइम, जब आप जाओगे ना, मिरर टेक्निक बहुत काम करती है।
शीशे में अपने आप को देखो, क्योंकि इसमें एक और चीज होती है, जब आप कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होंगे तो एक तो आप क्या करोगे, आप याद कर रहे हो, जब आप याद कर रहे हो तो आप अपनी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल भी बना रहे होंगे, यूं करके कुछ सोचने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो एक्सप्रेशंस भी मैंने क्या कहा, हमारा दिमाग क्या है, सेंसेस ले रहा है, तो वहां से वो कनेक्ट कर लेगा, यार ऐसा कुछ इस टाइप की शक्ल आपको उस टाइम बनी थी मेरी, ये पॉइंट्स था, या फिर कुछ अचानक से ये चीज आ गई थी, मुझे याद आ गया था। वही न्यूरल कनेक्शंस आपके बन रहे होते हैं, ठीक है। तो मिरर्स को भी आप यूज कर सकते हो टीचिंग के लिए, अपने रिवीजन के लिए, ठीक है, कॉलेज प्लेसमेंट में, है ना। तो काफी आपको एक्सप्रेशंस आप देख पाते हो, ठीक है। तो थोड़ा चेंज आपको देखने होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक शीशा लाना है, अपने सामने रख लेना है, ठीक है, और जब आप पढ़ने लगोगे, ठीक है। बस इसमें इसका ड्रॉबैक ये है कि बस अपनी खूबसूरती को निहारते मत रह जाना, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना। दूसरा तरीका आता है आपका न्यूज़पेपर या फिर सराउंडिंग। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपके रिवीजन का, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कैसे? सर जैसे न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसको अपने सिलेबस से कोरिलेट करते हैं, फिर उसके बाद उसको रिवाइज कर सकते हैं। गुड, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है न्यूज़पेपर रीडिंग को बस आंख बंद करके नहीं पढ़ना है। आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने मान लो अभी इंडिया में कौन आया हुआ है? पुतिन साहब पुतिन है। चले गए। चलो चले गए, ठीक है। एक दो दिन पहले पुतिन साहब आए थे, हर न्यूज़पेपर में आया हुआ उनके बारे में, पुतिन आए, ठीक है। अब आपको ये बताया कि भाई हमें पुतिन से लेना देना नहीं है, हमें तो रशिया से लेना देना है। IR आप पढ़ चुके हो, इंडो रशिया रिलेशन, ठीक है। तो वहीं बैठकर अब आप क्या करो, रिवाइज करो। यहां पर आप क्या करना है, एक्टिव रिकॉल कर रहे हो। अच्छा, इंडो रशिया रिलेशन, क्या हमारे पोटेंशियल्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, वीक पॉइंट कौन से हैं, कंट्रोवर्सीज, कुछ टेंशन है कि नहीं है हमारी, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स, कुछ अब हिस्टोरिकल का रशिया ने कहां हमारी मदद करी, हमने रशिया की कहां मदद करी। ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल मदद नहीं करी है, हमने भी मदद करी होगी, ठीक है। बट कि सर एक कीवर्ड था, मुझे वो याद नहीं आ रहा, कौन सी हम डॉक्ट्रिन फॉलो करते हैं या कुछ उसको हम एक स्टेटस देते हैं, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वहां अटक है। अब क्या करोगे, अपने IR वाले नोट्स खोलोगे, उसके बाद देखोगे कि यार मैं यहां अटका था, कीवर्ड था कि हम रशिया को कोई स्टेटस हम कौन सा देते हैं, ठीक है, वो हमने देखा और मेरे को वो याद हो गया। ये होता है न्यूज़पेपर रीडिंग का, ठीक है। तो न्यूज़पेपर सिर्फ न्यूज के लिए नहीं आती है, वो आपके रिवीजन के लिए भी होती है, ठीक है। कोई भी न्यूज आएगी, अब आपने देखो एक और न्यूज चली थी कि पुतिन साहब को BMW में रिसीव नहीं करा गया, कौन सी गाड़ी में रिसीव करा गया है? टोयोटा फॉर्च्यूनर, जापानीज मैन्युफैक्चरर। हाँ, ठीक है। तो इस पर भी कुछ आपके आए थे। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो कि भाई आप देखो, जरूरी नहीं है कि सारी न्यूज हमें IR से कनेक्ट करनी है। हम क्या करते हैं, अच्छा ये कार का न्यूज बनी है, कार क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के बारे में कुछ हमने पढ़ा है, मेंस में हमारा सिलेबस है ऑटोमोबाइल का, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, यहां से आप ऑटोमोबाइल को भी तो रिवाइज करवा सकते हो। ऑटोमोबाइल ये ग्रीन और उस पर हम जा रहे हैं, क्या क्या इश्यूज है हमारे ग्रीन मोबिलिटी के, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह के क्या चैलेंजेस हैं, क्या पोटेंशियल बेनिफिट, एक मेंस का आंसर रेडी हो गया आपका, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक। दूसरा आता है सराउंडिंग, जिसमें मैं कहता हूं ये अगर किसी ने इस पे मास्टरी कर ली, वो इंसान UPSC PCS निकाले ना निकाले, जिंदगी में वो बहुत आगे जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग का पर्पस ये होता है कि आप जहां बैठे हो या फिर आप अपने सराउंडिंग हो, वहां से आप कैसे रिवाइज कर रहे हो, वहां से आप कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी आप बैठे हो, मेरे सामने मोबाइल खुला हुआ है, मेरे मोबाइल के दिमाग में, मेरे दिमाग में क्या आया, डिजिटल। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्या क्या फायदे, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या क्या नुकसान है, अच्छा सरकार क्या कर रही है, अच्छा रिसेंट कोई कंट्रोवर्सी हुई है, अरे हाँ एक संचार साथी नाम की एक ऐप आई थी, अच्छा वो क्या थी संचार साथी ऐप, क्यों सरकार ने वापस ले लिया, क्या कंसर्न थे उसके, क्या कोई लॉ बनाया है हमने प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेटा प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। यह आया पहला राउंड। दूसरा राउंड, मान लीजिए
यही मैं कह रहा हूं। डिजिटल आप कहोगे सर मोबाइल तो मैं हर दिन देख रहा हूं, ठीक है, तो ठीक है, अगले दिन भी यही फिर से करो, फिर से न्यूरल पाथ बन गया। लेकिन अगली बार मुझे कुछ और याद आया, मुझे यार डिजिटल से एक कुछ डिजिटल अरेस्ट नाम की भी चीज चल रही है, यानी कि साइबर क्राइम्स के बारे में भी चीजें चल रही हैं। अच्छा, कौन कौन से साइबर क्राइम्स होते हैं? अच्छा, डिजिटल अरेस्ट भी होता है। अच्छा, आपके हैकिंग्स वगैरह भी तो होती हैं। अच्छा, आपके ये मालवेयर्स, रैंसमवेयर्स भी तो होते हैं। तो मैंने क्या करा, साइबर क्राइम्स के टाइप्स ऑफ वो ढूंढ लिए, कितने तरीके होते हैं। ठीक, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने सोचा। अच्छा, सरकार क्या कर सकती है, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? फेसबुक, ये एप्पल इतना पैसा कमा के बैठे, इनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं जिम्मेदारी है? ये हमारे तैयार हो गया। ठीक है, रास्ते में जा रहे हो, दिल्ली में जो रहते हैं वहां तो दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, दिल्ली मेट्रो में एडवर्टीजमेंट देखा कोई, ठीक है, तो वहां से आपने करा। और दिल्ली मेट्रो में तो भारत सरकार के बहुत सारे आते हैं, कोई स्कीम्स के आपके देखा होगा, जिन्होंने ट्रैवल करा है, वहीं खड़े खड़े आपने स्कीम को रिवाइज करने की कोशिश करी। अब आपको क्या है यार, ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री में, ये मुझे याद नहीं आई यार, लेकिन ये ऐसी कोई एक और स्कीम थी 2-3 साल पहले सरकार ने लॉन्च करी थी इसी थीम पर, बट उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। आप क्या करोगे, घर पहुंचोगे, घर खोल, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक डाउट पैदा कर दिया। और हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है, हम डाउट्स को सबसे पहले उसका जवाब ढूंढते हैं। तो आपका ब्रेन रूम पे पहुंचेगा, सबसे पहले उसको ढूंढेगा कि इसका ये कौन सी मिनिस्ट्री थी, अच्छा ऐसी कौन सी एक और स्कीम थी 2-3 साल पहले मैंने पढ़ी थी। ये होता है सराउंडिंग। इसका फायदा क्या है, यहां पर अब आप बहाने नहीं बना सकते कि सर मेरे पास नोट्स नहीं थे, मेरी किताब नहीं थी, इसलिए मैंने रिवीजन नहीं करा। यहां पर सिर्फ आपका विल होना चाहिए, आपका दिल होना चाहिए। आपका दिल है रिवीजन करने का, आपकी नीयत है रिवीजन करने की, तो आप कर लो, ठीक है। नहीं है तो फिर वो बहाने आपके, ठीक। तो ये तो आपके तरीके होते हैं सारे एक्टिव तरीके, ठीक है, जहां पर आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हो, खुद जा रहे हो, घसीट रहे हो इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। दूसरा तरीका होता है पैसिव। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कि ये बेकार है, घटिया है, ये मैंने कहा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। पैसिव में क्या होता है, आप अपने नोट्स को फ्लिप करते हो, पलटते हो, ठीक है, गोइंग थ्रू द पेज, फ्लिपिंग द पेज। अब इससे क्या होता है ना, आपके दिमाग में एक विजुअल मेमोरी बनना शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने 10th क्लास के, जितना मुझे याद है, बोर्ड एग्जाम में इतनी बार आप पन्ने किताब को पलट देते हो, इतने लाल हरे पीले नीले कर देते हो कि आपके में एक इमेज बनने लग जाती है, खैर ये वर्ड उस पेज के उस कॉर्नर में कहीं लिखा था, ऐसा होता है ना? तो आप अपने दिमाग में कर रहे हो, विजुअल मेमोरी बना रहे हो। तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनकी विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी होती है, एक बार किसी का चेहरा देख लें भूलते नहीं है, ठीक है। तो वो भी अगेन एज ए सेड, आपका स्ट्रेंथ कौन सी है उसको पे खेलना है हमें, ठीक है। हमें ये नहीं है कि अगर आप इस वाले अप्रोच में कंफर्टेबल हो आप इसको फॉलो करो, आपको लग रहा है नहीं सर मैं इस एक्टिव वाले में कंफर्टेबल हूं तो आप इसको फॉलो करो। कोई ईगो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई, सबके अपने फायदे हैं, सबके अपने नुकसान है, ठीक है। मेरा हमेशा मानना है कि वस्तु जो है, जो ऑब्जेक्ट है, जो थिंग है ना, वो खुद से सही और गलत नहीं होती है, आप उसको यूज कैसे कर रहे हो वो बताती है कि वो सही है या गलत है। जैसे आपने सुना होगा, पानी, जल ही जीवन है, कहा जाता है ना। वही जल एक साथ 6 लीटर पी लो, किडनी फेल हो जाएगी, फिर कहना जल ही जीवन है, ठीक। तो कहने का मतलब है कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, आप कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपने हिसाब से, वो उसको बताती है कि सही है कि गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा। यहां पर इन टेक्निक्स में किसी को कोई कंफ्यूजन कि सर इसको कैसे करना था, क्या नहीं करना था? नो सर। ये अप्रोच, ये समझ आ गई टेक्निक्स कौन कौन सी हमें फॉलो करनी है ना। अब हम मेथड्स की बात करेंगे, किसको करना कैसे है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने शुरू करा था एक फॉरगेटिंग कर्व के बारे में, कि भाई ये टेक्निक तो हमने फॉलो कर ली कि ये इस तरीके से हमें करना है, लेकिन करना कैसे है, क्योंकि एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद हमारी क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन हो रही है डिप। तो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमने कहा था कि जब हमारी चीजें गिर रही हैं तो उसको गिरने से पहले ही हम क्या करेंगे, उसको, सॉरी, जब वो इंफॉर्मेशन डिप हो रही है
तभी हम इसको क्या कर देंगे, अपनी रिवीजन वाली टेक्निक ले आएंगे। फिर से आ गई, ऊपर पहुंच गई, अब ये फिर से गिरना शुरू होगी, तो अब यहां पर आपको खेल देखने को मिलेगा। अब ये वापस यहां नहीं आएगी, अब ये यहां पर आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका एक न्यूरल कनेक्शन थोड़ा सा बेटर हो गया। फिर से भूलोगे, ऐसा नहीं कि एक बार रिवीजन कर ले तो अब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक, फिर से आप भूलोगे, फिर से कुछ टाइम आएगा, फिर से आप इसको स्पार्क दोगे, जगा दोगे, फिर से रिवीजन करने बैठ जाओगे, फिर और ये डिप होने लगी कुछ दिनों बाद, लेकिन यहां से ये यहां आ चुकी है, यहां से ये यहां आ चुकी है। ये डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि रिवीजन कर ली तो सब याद रहता है, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। 100% तो कभी नहीं पहुंचोगे, लेकिन अगर हम 60-70% भी पहुंच गए, हमारा काम हो जाए। प्रीलिम्स की कट ऑफ अगर आप देखो यूजुअली कितनी रहती है, 60-70% ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, मेंस की भी आप देख लो, आपके 50-60% ही रहती है। तो हमारा काम बस वहीं तक है, हमें 100% जाना भी नहीं, हमें परफेक्शन की तरफ जाना भी नहीं है। ठीक, तो अब इसमें जो हम तरीका लगाते हैं, एक तरीका होता है, जो एक अप्रोच ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, वो करते हैं वीकली वाली, कि वो एक वीक का एक दिन डिसाइड कर लेता है कि भाई मैं संडे को बैठूंगा, या कोई भी दिन अपनी कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है, कि इस हफ्ते का मैंने जो भी पढ़ा है मैं संडे को बैठ के रिवाइज करूंगा। संडे मुझे कुछ नहीं पढ़ना, मुझे संडे पूरे महीने पूरे हफ्ते का रिवाइज करना है। ठीक है, ये एक अप्रोच है। ठीक है, कि आप वीक में, क्योंकि वीक जैसी वो आपकी डिप हो रही है उससे पहले ही आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अगर आप एक महीने बाद रिवाइज करने जाओगे, जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं, तो अभी क्या था, जैसे ये इंफॉर्मेशन डिप हो रही है, तो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिप होती जा रही है ना। तो अगर आप, अरे यार इसको मिटा के दोबारा बनाता हूं। अगर आप यहां से इंफॉर्मेशन थी, इतनी आपके दिमाग में थी, एक महीने बाद आते हो तो ये यहां पर आ चुकी होगी। अब आपको यहां से इसको उठाना है, तो एक तो मेहनत बहुत लगेगी वापस 100 लाने में, ठीक, और ये आएगी भी तो फिर यहां पर ही आएगी। फिर आप एक महीने बाद फिर आओगे, फिर मेहनत करोगे, फिर से आप, तो कई बार आपने देखा होगा ना, एक महीने बाद 2 महीने बाद पढ़ते हो, ऐसा लगता है सर हम नया ही पढ़ रहे हैं फिर से। ऐसा फील हुआ है? ये ज्यादातर आपने मेंस के टाइम पे देखा होगा कि जब आपने स्टार्टिंग में तैयारी करी, प्रीलिम्स और मेंस के साथ में तैयारी कर रहे होंगे, प्रीलिम्स आया होगा तो आपने मेंस के कुछ टॉपिक छोड़ ही दिए होंगे, ऑप्शनल तो बंद ही कर दिया होगा। तो अब तो पीसीएस में नहीं आता, बट इससे पहले अगर जो यूपीएससी दे रहे हो और प्रीलिम्स निकल गया, अब आप 3 महीने बाद मेंस खोल रहे हो, ऑप्शन खोल रहे हो, अब आपको लग रहा है सर ये तो फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो उसकी कमी यही थी कि भाई 1 महीने में, 3 महीने में तो वही वो 10% भी आ चुकी है इन्फॉर्मेशन। अब 10 से वापस 100 ले जाने के लिए कितना एफर्ट मारना पड़ेगा? ठीक है, हाँ रिलेटिवली थोड़ा कम होगा, लेकिन एफर्ट तो जा रहा है ना, मेहनत तो लग रही है ना। तो अगर हम उसको 1 महीने की जगह 1 हफ्ते पे ले आते तो हमारा एक तो एफर्ट कम लगता, ठीक है, और हमारा रिटेंशन बढ़ जाता। तो इसलिए एक वीक वाली अप्रोच आपकी लगती है। यहां पर इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई किसी को कुछ लग रहा है कि नहीं चीज समझ आ रही है, ये चीज मुझे बताओ वीकली वाले। ठीक है, अब इसके अलावा एक और टेक्निक होती है, ठीक है, वो होती है 1 डे 1 वीक 1 मंथ। ठीक है, मैं पहले बता दूं, मैं गांधी जी वाला आदमी हूं, जो चीज मैं इस्तेमाल करता हूं मैं वही चीज बताने करता हूं। ठीक है, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस करा है कि भाई ये फायदा करती है कि ये नुकसान करती है। मैंने कहा हर चीज के फायदे, हर चीज के नुकसान है। ठीक है, इसके भी नुकसान होंगे। ठीक है, क्या नुकसान होंगे वो हम बता देंगे। अगर आपको ठीक लग रहा है तो करो, नहीं लग रहा है तो मत करो, आपकी मर्जी है। 1 डे 1 वीक 1 मंथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वीक पर आकर रिवाइज कर रहे हैं। यहां पर हमने कर दिया कि भाई मैं इतना इंतजार नहीं करूंगा, मैं उसी दिन रिवाइज कर दूंगा। तो एक रिवीजन मैं करूंगा 1 डे को, एक रिवीजन मैं करूंगा 1 वीक को, ठीक है, और एक रिवीजन मैं करूंगा 1 मंथ को। अब ये करना कैसे है? ठीक है, ये फॉरगेटिंग कर्व तो समझ आ गया आपको कि भाई जैसे जैसे हमारी इंफॉर्मेशन डिप हो रही है, हमें बीच में क्या कर देना है, रिवीजन कर देना है, बीच में उसको शॉक दे देना है रिवीजन का, और वैसे ही हमारी फॉरगेटिंग कर्व आपकी थोड़ी थोड़ी बेटर होने लग जाएगी। ठीक है, तो जो ये स्टडीज कहती है, ये स्टडी ये कहती है कि अगर आपने
1 महीने के अंदर 4 बार आपने रिवीजन कर दिया, ठीक है, तो ये देखिए ना, जैसे जैसे ये आपकी कर्व ऊपर उठ रही है, कुछ टाइम के बाद ये कर्व आपकी बहुत ऊपर आ जाएगी और फ्लैटन होना शुरू हो जाएगी, फ्लैट होने लग जाएगी। तो ये कहा जाता है कि अगर आपने 1 महीने के अंदर 4 बार रिवीजन कर ली है तो वो इंफॉर्मेशन के चांसेस हैं कि वो 70 to 80% आपको याद हो जाएगी, ये साइंस कहती है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली प्लस और माइनस का एडिशन, कट ऑफ का मार्जिन रहेगा एरर का, ठीक है। ये एक अप्रोच है। अब इसको फॉलो कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये होता था, जैसे मान लो 28 जुलाई आपकी डेट है, इसके लिए सबसे पहले आप यूज करोगे डायरी, ठीक है। डायरी आपकी है, डिजिटल आपके पास है, डिजिटली आप बहुत कंफर्टेबल हो, टैक्स से भी हो, तो आप डिजिटल डायरी ले सकते हो, मार्केट में बहुत एप्स में मिल जाएंगे, कोई भी आप उठा लो। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मैं तो पेन पेपर वाला आदमी हूँ, कोई इसमें परेशानी नहीं है, आप पेन एंड पेपर भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले पेन एंड पेपर भी चलाया है, ठीक है। तो पेन एंड पेपर था, उसके बाद भाई थोड़ा सा हमारी सैलरी बढ़ गई तो हमने एडवांस पे आ गए, टेक्नोलॉजी पे आ गए, ठीक है, बट काम वही था, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, इसमें करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 2022 का है, 28 जुलाई का, ठीक है। 28 जुलाई को मैंने क्या करा, पढ़ा, अपना दिन में दम लगा के पढ़ाई करी, रगड़ के पढ़ा। अब मैं क्या करूंगा, यार ये इमेजेस वाला थोड़ा परेशान करता है, हाँ ये उठा लेता। स्कूल में डियर डायरी लिखी थी आपने, लिखते थे, यहां पर भी बस हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, डियर डायरी लिखेंगे, ठीक है। बस हम लोग वो वाला डियर डायरी नहीं लिखेंगे, हम लोग करेंगे आज मैंने दिन में क्या क्या करा। उसको मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर कुछ शॉर्ट में कीवर्ड्स में लिस्ट डाउन कर रहा हूं, ठीक है। मैं पूरा का पूरा कंटेंट नहीं लिख रहा हूं, पूरा का पूरा नोट्स नहीं लिख रहा हूं, मेरे नोट्स बने हुए हैं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कुछ कीवर्ड्स लिख रहा हूं। एक तरीके से मैं यहां पर एक क्या काम कर रहा हूं, ब्लैंक पेज रिवीजन कर रहा हूं, मैं पूरा आंसर नहीं लिख रहा हूं। आज मैंने मान लो उस दिन मैंने कोई टेस्ट दिया था, ठीक है, उस टेस्ट में मैंने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। अच्छा, एक नेशन बिल्डिंग चैलेंजेस आए थे, कुछ पब्लिक सर्विस के बारे में कुछ था, अच्छा नैम पर एक सवाल आया था, तो नैम के क्या पॉजिटिव थे क्या नेगेटिव थे, ठीक है। वियतनाम वॉर पे एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो वियतनाम वॉर पे क्या पूछा गया था, क्या स्टेजेस थे, है ना, टाइमलाइन क्या थी उसकी, कौन कौन से लीडर थे। अच्छा, एक क्वेश्चन वेस्ट स्टडी मैनेजमेंट पे था, ठीक है। गुड स्मार्टन पर एक न्यूज आई थी, क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मैंने टेस्ट का लिख लिया अपना, ठीक है, कीवर्ड्स लिख लिए, और यहीं बैठ के मैंने गुड स्मार्टन का अपना रिवाइज करा मेंटली, ठीक है। बट मैं भूल गया, अरे यार गुड स्मार्टन में कोई कमेटी भी नाम आया था, अच्छा कोई वो मुझे याद नहीं आया, मैंने अपने नोट्स खोले, उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा मैंने मान लो मेरा ऑप्शनल है एंथ्रो, ठीक है, तो मैंने अपना एंथ्रो पढ़ना शुरू करा, यार तो मैंने ये एंथ्रो पढ़ना शुरू करा। अब एंथ्रो में मैंने मान लो जो पैलियोलिथिक पढ़ा, मीसोलिथिक पढ़ा, नियोलिथिक के बारे में पढ़ा, उसको मैंने अपना रिवाइज करा, ठीक है, कि भाई मैंने अच्छा पैलियोलिथिक में क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सी साइट्स थी, अच्छा क्या क्या फीचर्स थे, ये मैंने अपना रिवाइज कर लिया, ठीक है। नहीं याद आया तो मैंने जाके खोलिया, अच्छा पैलियोलिथिक क्या साइट याद नहीं आई मुझे, रिवाइज कर लिया, ठीक है। फिर मैंने जीएस के बारे में कुछ अपना पढ़ा, ठीक है, तो जीएस में मैंने क्या पढ़ा, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, अच्छा लीगल प्रोविजंस के बारे में कुछ पढ़ा था, ट्राइबल्स की डेफिनेशन क्या है इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो न्यूज़पेपर मैंने क्या पढ़ा, पीएमएलए के बारे में पढ़ा, लॉ एंड टाइगर के बारे में पढ़ा, अच्छा इसका एक रिलोकेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ है, किस नेशनल सेंचुरी में उसको रिलोकेट किया है, कहाँ से लाया है, मैंने अपना रिवाइज कर लिया। ये मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूँ इसको आप करो एंड ऑफ डे में, जब आप रात में सोने जा रहे हो तब आप 2 घंटे 1 घंटे का अपने निकालो और उस टाइम इसको आप रिवाइज करो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक और चीज होती है कि कहा जाता है कि जब आप सोते हो तो सोते टाइम हमारे दिमाग में क्या होता है, सबसे ज्यादा वो क्या करता है, प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो कई आपने सुना भी होगा ना, सोने से पहले आप दुआ कुछ मन या मतलब दुआ या फिर कुछ अच्छी चीजें बोल के आप सोइए तो आपकी चीजें पॉजिटिव होती है, हमारा ब्रेन उसको रिसीव करता है, कुछ आपने सुना होगा ना, आपके बुजुर्ग भी आपको कहते होंगे, है ना, इसको गाली देते मत सो, ठीक है। तो रिविजन सोने से पहले 1 घंटा पहले करोगे ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बट अगेन पर्सनल चॉइस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं अगले दिन सुबह करना चाह रहा हूँ तो सुबह आप कर लो। बट कहने का मतलब ये है, आज आपने जो पढ़ा है
उन सब का आपका क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने करा है कुछ कीवर्ड्स लिख दिए, ठीक है। अब ये इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्यों लिखना जरूरी है। इसमें पूरे आपने नोट्स नहीं बनाए, यहां आपने सिर्फ कुछ कीवर्ड्स बनाए, नोट्स आपके आपकी किताब में ही है, और यहां पर आपने नोट्स वर्क करके आपने चीजों को याद करा। अब ये होगी आपकी 28 जुलाई, ठीक है। अब आप पहुंचे 28 जुलाई के बाद आपने आए +7 करोगे तो मान लो आपकी आ गई 5 जुलाई। अच्छा 31 का महीना आएगा, 4 जुलाई आ गई, 4 जुलाई पहुंच गए आप। इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूं। 4 जुलाई को क्या करने वाले हो आप, 4 जुलाई को आप करोगे, 4 जुलाई के दिन आपने जो पढ़ा था कि भाई आज मैंने टेस्ट में कुछ नया पढ़ा, कुछ मैंने ऑप्शनल के बारे में कुछ नया पढ़ा, न्यूज पर मैंने कुछ पढ़ा, तो आपने क्या करा, ऐसे लिख लिया और अपना पूरा रिवाइज करा। नहीं कहीं फंस गए तो उठा लिया, अपना वो कर लिया। लेकिन 4 जुलाई को आप 4 जुलाई को तो पढ़ोगे, अब आपको क्या करना है, 4 जुलाई के दिन 28 जुलाई को आपने क्या पढ़ा था, 4 अगस्त को तो आपने पढ़ा। उसके बाद 28 जुलाई को आपने क्या पढ़ा था, क्योंकि अब 28 जुलाई क्या होने वाली है, अब आपका 4 अगस्त के टाइम पर ये क्या बनने वाला है, एक हफ्ता बनने वाला है ना, क्योंकि आपने जो 28 जुलाई को जो आपने पढ़ा है वो इंफॉर्मेशन अब डिप होने लगी होगी 4 अगस्त तक आते आते। अब आपने क्या करना है, 4 अगस्त को जैसी वो 4 जुलाई वाली इंफॉर्मेशन डिप होगी, आप 28 जुलाई वाली इंफॉर्मेशन डिप होगी, आप 28 जुलाई को रिवाइज कर दोगे। आप कैसे रिवाइज करोगे, डायरी आपने बनाई हुई है, 28 जुलाई को जाओगे, खोलोगे, अच्छा हाँ वियतनाम वार उस दिन मैंने पढ़ा था, ठीक है, आराम से याद आ जाएगा। अच्छा हाँ नैम के बारे में मैंने पढ़ा था, अरे लेकिन नैम के ना मुझे सारी चीजें याद नहीं आ रही है, 2-4 चीजें मैं भूल रहा हूँ, फिर 2-4 चीजें ही मुझे याद आ रही है, उसका रिलेवेंस में भूल गया हूँ, क्रिटिसिज्म तो मुझे याद है। तो अब आपने क्या करा, नैम के रिविजन खोल के नोट जो है वहां पर, तो ये जो कीवर्ड्स आपने जो लिखे हैं यहाँ पर, जो आपने इंडेक्सिंग बनाई, अब आपको हेल्प करेगी। वरना क्या होगा कि अच्छा टेस्ट का मुझे रिवाइज करना, अच्छा तो मैं टेस्ट के क्या करूंगा, नोटबुक ढूंढूंगा, ठीक है। अच्छा जीएस का मुझे याद रिवाइज करना है, अब मैं क्या करूंगा, टेस्ट की नोटबुक ढूंढूंगा। और होता यह है कि जिस समय जो चीज आपको चाहिए होती है वो समय वो मिलती नहीं है। कई बार वो होगा ना, एग्जाम से पहले आपकी किताबें गायब होने लग जाती हैं और एग्जाम के बाद आपको मिल जाती है, अरे यहाँ पर पढ़ी थी दिखी नहीं, ठीक है। तो उन बहानों से बचने के लिए ये आपको हेल्प करता है कि कोई बात नहीं मिली, ये मैंने लिखा हुआ है, इसको याद कर लेता हूं, ठीक है, कि ट्राइबल डेफिनेशन क्या थी उस समय, ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस क्या हैं ट्राइबल से रिलेटेड, वो आपने याद कर लिए। नहीं याद है कोई बात नहीं, आप अब आपको नोट्स में जाके बस ये देखना है कि अच्छा क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ट्राइबल्स को लेकर, ठीक है। ये हो गया। तो 4 अगस्त को क्या काम करा आपने, 4 अगस्त का पढ़ा, तो ये क्या हो गया, 1 डे। 28 जुलाई को भी आपका जो आपने पढ़ा था वो रिवाइज करा आपने 4 अगस्त को, ठीक है, तो 4 अगस्त का हो गया 1 वीक, ठीक। अब आप पहुंचे 11 अगस्त को। 11 अगस्त में क्या करोगे आप, 11 अगस्त में आप 11 अगस्त को जो आपने पढ़ा है वो तो रिवाइज करोगे ही करोगे, ठीक है। अब आप 4 अगस्त को भी रिवाइज करोगे, क्योंकि अब 4 अगस्त का 1 वीक होने वाला है ना, और 28 जुलाई को भी रिवाइज करोगे, क्योंकि अब 28 जुलाई क्या होने वाला है, इसका 2 वीक होने वाला है। तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि आपकी ये इसकी एक राउंड ऑफ रिवीजन हो चुकी है, अब ये क्या होने वाला है, ये सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन होने वाला है 11 अगस्त को। तो हमने फ्लैटरिंग कर्व देखी थी ना, अब ये उठ चुकी होगी, तो जितना टाइम आपको इसको फर्स्ट रिवीजन में लगा था उसका कम टाइम आपको लगेगा इसके सेकंड रिवीजन में, बट 2 हफ्ते बाद वो इंफॉर्मेशन आप क्या कर लोगे, रिफ्रेश कर लोगे, ठीक है। अब बात पहुंचते हैं हम लोग 18 अगस्त को। 18 अगस्त में क्या करोगे, 18 अगस्त को जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज करोगे, 4 अगस्त को जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज करोगे, ठीक है। 28 जुलाई को जो 11 अगस्त को है ना, 11 अगस्त को आपने जो पढ़ा है वो आप रिवाइज करोगे, 4 अगस्त को आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज करोगे, 28 जुलाई को जो आपने पढ़ा है वो भी आप फिर से रिवाइज करोगे। अब 28 जुलाई का कौन सा हो गया,
3 वीक वाला रिवीजन हो चुका है, तीसरे वीक में ये वापस आ चुका है। ठीक है, अब आप पहुंच गए 25 अगस्त को। 25 अगस्त को क्या करने वाले हो? 18 अगस्त का पढ़ोगे, 25 अगस्त भी चलेगा, 18 अगस्त भी चलेगा, 11 अगस्त भी चलेगा, 4 अगस्त चलेगा। अब आप 28 जुलाई नहीं पढ़ोगे। अगर टाइम है, पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है आपके एक दिन में, क्योंकि आप 25 अगस्त का भी रिवीजन कर रहे हो तो काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, बट अगर आपके पास टाइम मिल पा रहा है, अगर आपको मजा आ रहा है, क्योंकि इस दिन आप जब 28 जुलाई को आप पढ़ने वाले हो ना, ये बस आप 10 मिनट में रिवाइज कर ले जाओगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि इसका आपका ही कम से कम चौथा रिवीजन चल रहा होगा। उससे एक रिवीजन उस दिन हो गया, दूसरा रिवीजन इसका 4 अगस्त को हो गया, तीसरा रिवीजन 11 अगस्त को हो गया, चौथा रिवीजन किसको हो गया? 18 अगस्त को। 4 रिवीजन हो चुके हैं एक महीने के अंदर। ठीक है, तो पांचवा जब आप अगर नजर मारोगे ना, बस नजर ही मारोगे, आपको बस ये आप कीवर्ड देखोगे, आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। 2-4 जगह कहीं हटको ब्रेक चल जाएगा। ठीक है, तो 25 अगस्त को आप ये साइकिल हो जाएगी। फिर जैसे ही आप पहुंचोगे मान लो 2 सितंबर के करीब, तो 25 वाली साइकिल, तो ये ऑटोमेटिक आपके साइकिल चलना शुरू हो जाएगी। ये चीज समझ आ रही है? इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है? इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि सर मैंने 1 महीने पहले पढ़ी थी पॉलिटी। ठीक है, मान लो जुलाई में सर मैं पॉलिटी पढ़ रही थी और सितंबर में अगस्त में मैंने मान लो ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करा। तो सर मैं जब ज्योग्राफी पढ़ रही थी तो पॉलिटी में भूल गई। आई थिंक ओरिएंटेशन में यही डाउट पूछा गया था, है ना, जिसपे मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है, क्योंकि जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, पॉलिटी जो आपने 1 महीने पहले पढ़ी है वो भी तो रिवाइज कर ली ना उस दिन। समझ रहे हो? तो इनडायरेक्टली अगर आप इस मशीन में फंस, इस प्रोसेस में आप आ गए कि आपने ये स्टिक कर लिया कि भाई मैं उस दिन जो मैंने पढ़ा है मैं रिवाइज करूंगा, उससे 1 हफ्ते पहले जो मैंने पढ़ा है वो भी रिवाइज करूंगा, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, ऐसे 4 हफ्ते पहले जो मैंने पढ़ा है वो मैं रिवाइज करूंगा ही करूंगा, ये मेरी प्रायोरिटी है। तो इसमें होगा क्या मैं बताता हूं। मान लो 11 अगस्त को मान लो आपके किसी अच्छे दोस्त की शादी है और आपका ये हुआ कि यार शादी में तो जाना पड़ेगा, दोस्त की शादी है। ठीक है, तो 11 अगस्त को आपने मान लो पढ़ाई नहीं करी, तो आपका क्या हुआ, 11 अगस्त का दिन तो खराब हुआ ही हुआ। ठीक है, बट आपके जो रिवीजन थे उस दिन के वो भी खराब हुए, ये लॉस हुआ, है ना। लेकिन जब आप 18 अगस्त को आप आए, सॉरी 18 अगस्त का जब दिन आया, तो 18 अगस्त में क्या हुआ, ठीक है 11 अगस्त का आपका रिवीजन खराब हुआ ना, लेकिन 18 अगस्त को आपने 4 अगस्त को और 28 जुलाई को फिर से खींच लिया ना, साइकिल में आ चुका है वो। तो 4 अगस्त का तो रिवीजन हो जाएगा ना 18 अगस्त को। वीकली में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आपने उस दिन अगर फिक्स कर लिया और कोई इमरजेंसी आ गई तो पूरा हफ्ता आपका गया रिवीजन का। और यूपीएससी और पीसीएस में एक चीज कहता है, कभी भी बैकलॉग मत बनने देना। अगर आपकी बैकलॉग बन रही है तो फिर आपकी बैकलॉग ही बनती रह जाएगी। ठीक है, ये होता है तरीका। अब बाकी जगह मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो 29 जून है तो उस दिन मैंने क्या पढ़ा था ये आपका कर लिया। 7 जुलाई को मैंने क्या पढ़ा है ये कर लिया, ये आपने लिख लिया। कम पढ़ा है कोई बात नहीं, ठीक हो गया। स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? सर एक क्वेश्चन है। यस सर। हाँ सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बता। सर अगर 29 जुलाई को जो मैं पढ़ूंगा तो फिर वो मेरा 5 अगस्त को मैं फिर रिवाइज करूंगा उसे क्या? क्योंकि इस तरह से तो मैं हर दिन रिवाइज कर रहा हूँ, राइट? नहीं, हाँ यही चीज मैं बताने वाला हूँ। इसमें हर दिन रिवाइज करना है फिर तो मुझे अपने वीक जो मेरा पास वीक है। मेरा पॉइंट समझिए सर, am I clear? मैं एक बार मैं समझ गया आपका डाउट क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो ये है आपकी 29 जनवरी। ठीक है, 29 जनवरी को मैं 29 को मैंने जो पढ़ा है वो मैंने अपने लिखा।
ठीक है, वो मैंने रिवाइज करा उस दिन का। फिर मैंने 22 जनवरी को जो पढ़ा था उसको रिवाइज करूंगा, 22 जनवरी को, 15 जनवरी को। और 22 जनवरी को मैंने क्या पढ़ा था? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। सो इट मींस सर मुझे रोज रिवाइज करना है, इट मींस आई हैव टू रिवाइज एवरी डे ऑफ द हाँ। पास्ट वीक। एक मिनट, अच्छा स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? वो सर यस सर अब स्क्रीन दिख रही है? जी ओके। हाँ, रिवीजन डेली चलेगा भाई, इसलिए मैंने कहा डेली का 2 घंटा। स्टार्टिंग में आपको 2 घंटा लग सकता है, डेली का 2 घंटा आप निकालोगे सिर्फ रिवीजन के लिए। नाउ धीरे इट मेक्स धीरे, सेंस। हाँ धीरे धीरे आपको लगेगा कि भाई ठीक है 1 घंटे में भी हो जाएगा, 1.5 घंटे में भी हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ठीक है 2 घंटा स्टैंडर्ड टाइम होता है रात के। इसलिए मैंने कहा वो आपके चॉइस है, आपको लग रहा है सर मैं रात में रिवाइज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप रात में आपको रिवाइज करने के लिए, तो आपको लग रहा है नहीं सर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, रात में मुझे जल्दी सोना होता है, मैं सुबह का अपना निकालता हूँ, सुबह में मैं 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, तो सुबह के ये इसको कोई नहीं है, आप इसको 30 जनवरी को कर लो, इस साइकिल को एक दिन वो सुबह कर लो, ठीक है, करो, लेकिन उसी दिन। ये ना हो कि ये 29 का 1 फरवरी जा रहा है, ये नहीं करना है, अगले दिन सुबह करो, ठीक है। तो वो जो आइडिया है 1 डे 1 वीक वाला है, अगर आप इसको बढ़ाते चले गए तो फिर तो पर्पज ही डिफीट हो गया ना उसका। गॉट ए पॉइंट, गॉट ए पॉइंट। ठीक, तो ऐसी हो गया। तो मैंने क्या करा, 29 जनवरी को मैं क्या क्या करने वाला हूं, 29 जनवरी को तो मैंने पढ़ा ही पढ़ा, मैंने रिवीजन करूंगा 22 जनवरी का। मैं 22 जनवरी वाला पेज खोलूंगा, वहां पर देखूंगा अच्छा जीएस में मैंने क्या क्या पढ़ा था, अच्छा ये स्पीकर पढ़ा था, जीनोबोर्ड के बारे में पढ़ा था, सोशल इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था, रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, नहीं रिवाइज होगा। इसमें मैं बताता हूं चैलेंज कहाँ आता है, सबसे ज्यादा चैलेंज आता है जब ये फर्स्ट वीक का जब आप रिविजन करते हो, क्योंकि फर्स्ट वीक में क्या होता है सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ड्रॉप होती है, तो फर्स्ट वीक में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये सेकेंड वीक थर्ड वीक वाले तो हलवा की तरह निकलते हैं, तो इसके 2-3 राउंड के रिविजन आ चुके होते हैं, ठीक है। और मैं आपका करूंगा 1 जनवरी का, लेकिन जब मैं 22 जनवरी को जो मैं कर रहा था, तो मैं 15 जनवरी को जो मैंने पढ़ा था वो रिवाइज कर रहा हूँ, 8 जनवरी को जो मैंने पढ़ा वो रिवाइज कर रहा हूँ, 1 जनवरी को जो मैंने पढ़ा, और 25 दिसंबर को जो मैंने पढ़ा था वो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। बट एक हफ्ते बाद 25 वाले की तो साइकिल कंप्लीट हो गई, अब मैं 1 पर आ जाऊंगा, ठीक है, ये आपका चलेगा। इसमें अब ये होगा जो 30 जनवरी है, ठीक है, 30 जनवरी को आपका क्या क्या पढ़ोगे, 23 जनवरी का पढ़ोगे, 16 जनवरी का पढ़ोगे, 9 जनवरी का और 2 जनवरी का। ये चीज समझ आ गई। इसमें क्या होगा कि अगर कोई एक दिन खराब हो जाता है तो आपका ओवरऑल प्रिपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा फर्क तो पड़ेगा लेकिन इतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। इस साइकिल का ये एडवांटेज मिल जाती है, क्यों, क्योंकि आप इसको कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे कर रहे हो। इसका एक बताऊं, थोड़ा सा ये टफ है, इसलिए मैं कहता हूं एक थोड़ी कड़वी दवा है, बट फायदा बहुत करती है, ये मैं गारंटी देता हूं। एक, अगर आपको लग रहा है कि सर करे या ना करे, मैं बस आपको कह रहा हूं 2 हफ्ते करके देख लो, 2 हफ्ते में अगर आपको फायदा ना मिले दवाई बदल देना, फिर मुझे बदल देना, ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। बट कंडीशन यही है, सिंसियरिटी के साथ बैठो, ठीक है, डेली का अपना बनाओ। मैं आपको ज्यादा लंबा टारगेट नहीं दे रहा, 2 हफ्ते का टारगेट दे रहा हूँ, 2 हफ्ते तक ये दवाई चलाओ, ठीक है। डॉक्टर लंबी दवाई नहीं देते ना नहीं चलेगी तो फिर दूसरी दवाई बदल देंगे, ठीक है, कमी थोड़ी ना दवाइयों की। अब आपके डाउट्स, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? एक काम करता हूं, मैं चैट बॉक्स खोल लेता हूं आपके। सर हमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेके चलना चाहिए या 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेके चलना चाहिए? रिवीजन का कह रहे हो आप? नहीं सर, जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो जैसे मेरा क्या होता है, मैं एक सब्जेक्ट लेती हूँ, फिर ऑल टाइम मैं उसी सब्जेक्ट में लगी रहती हूँ, फिर 10-15 डेज बाद जब बोर हो जाते हैं तो स्विच टू अनदर सब्जेक्ट। तो ये वाला अप्रोच ज्यादा अच्छा है या वी शुड टेक 2 और 3 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम और उनमें टाइम डिवाइड करके करें? देखो ये ना थोड़ा सा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ठीक है, कि जैसे आपने कहा कि सर मैं बोर हो जाती हूँ, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं मिक्स करके चल लो आप, ठीक है, 2 सब्जेक्ट साथ में ले लो, एक दिन आप ये पढ़ो
ऑल्टरनेटिव डे कर लो या 3 days अ वीक कर लो, ठीक है। इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ लोग होते हैं कि सर मुझे पूरा फ्लो चाहिए, ठीक है, कि सर एक बार मैं मोमेंटम में आ जाऊं, वो होता है ना एक जोन में आ जाऊं पॉलिटी, कुछ दिनों बाद वो अपने आप को पॉलिटिकल साइंटिस्ट ही समझने लग जाते हैं, है ना, कि उनको ये लगता है कि अब तो कपिल सिब्बल की जगह मैं ही केस लड़ लूंगा। उस टाइप का माइंडसेट है तो यू कैन गो विद कि भाई पहला एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। मैंने कहा ना कोई भी चीज के गलत नहीं है, आप किसमें कंफर्टेबल हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं 2 सब्जेक्ट ले सकती हूँ, कुछ लोगों को हम कहते हैं कि आप दिन में 2 भी पढ़ सकते हो। सुबह आप मान लो जो पॉलिटी पढ़ लो, शाम को आप ज्योग्राफी पढ़ लो। ये भी एक अप्रोच होती है कि भाई 3 घंटे आप अपना पॉलिटी पढ़ो, 3 घंटे ज्योग्राफी पढ़ो, वो भी इनफ है, ठीक है। तो डिपेंड, इसका जो मैंने कहा ना, इसको क्या करो आप 1 हफ्ते ट्राई करके देखो, ठीक है, किस में आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को 2 सब्जेक्ट वाला अप्रोच मेरे पास बैलेंस हो जा रहा है, मैं कंफर्टेबल हूँ, सुबह मैं अपना पॉलिटी पढ़ती हूँ, शाम को मैं अपना यूपी वाला पेपर 5 पढ़ लेती हूँ, और ये डुएबल है। नॉर्मल अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन जॉब में नहीं हो तो, फुल टाइम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वी एक्सपेक्ट कि कम से कम आप 7 से 8 घंटा तो पढ़ोगे। Sir, चार I'm a घंटे working पढ़ो। professional. I'm a working professional, so I have a little bit of less time to devote towards my studies. But still, is there any feasibility that I will be able to do it? Because the course is so vast. देखो आपका सीन ये हो गया ना कि भाई देखो जो टाइम लगता है कोर्स कंप्लीट करने में वो तो फिक्स है हमारा, Yes. है ना। अब उसमें बस यही कर सकते हो कि जैसे आपने पहले पढ़ रखा है तो आप मान लो जिसको अगर नॉर्मल किसी को पॉलिटी पढ़ने में 15 दिन लग रहे हैं तो आपको 10 दिन लगेंगे, बट आप कहो कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ 2 दिन में ही कंप्लीट करनी है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। वो वाला दवाई मेरे पास नहीं है, ठीक है, कि 2 दिन में मैं पॉलिटी आपको कंप्लीट करवा दूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कांस्टेंट टाइम है, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि आपको भी 15 दिन लगते हैं, एक नॉर्मल एवरेज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब आपको पता है कि भाई मुझे 15 दिन लग रहे हैं, मेरे पास टाइम ही 4 घंटे का है, ठीक है, पढ़ने का। तो अब आपको यहां पर फिर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना, कि अब मेरे को ऑब्वियसली मैं 4 घंटे में न्यूज़पेपर को 2 घंटे दे ही नहीं सकता हूं, मैं न्यूज़पेपर 1.5 घंटे दे ही नहीं सकता हूं, है ना। मैं सिर्फ आधा घंटा न्यूज़पेपर दूंगा, क्योंकि मेरी अभी इस समय प्रायोरिटी क्या है कि पॉलिटी को मैं जल्दी से रैप अप करूं, कोई भी सब्जेक्ट है। तो अब आपके पास देखो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हो तो कम से कम 3 घंटे का टाइम तो उसको दो। ये ना हो कि 1-1 घंटे आप पढ़ रहे हो, वहां पर फिर क्या होता है 1-1 घंटे का रिवीजन हो सकता है। पढ़ने में ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको मोमेंटम बनाना पड़ता है, 3 घंटे इज इनफ, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि सर मैं 3 घंटे एक स्ट्रेच में मुझे बस रात में ही मिल रहा है, तो फिर आप एक सब्जेक्ट रखो, आप इसको ऑल्टरनेटिव कर लो। आज आपने पॉलिटी पढ़ लिया, अगले दिन आप जाके ज्योग्राफी कर लो, परसों फिर से आप पॉलिटी उठा लो। अगर आपको लग रहा है आपको 2 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं पॉलिटी 1 हफ्ते में जल्दी से निपटा देता हूँ, मोमेंटम बन गया, जल्दी से पिकअप कर लूंगा, तो आप उसको जल्दी से रैप अप कर लो। तो आपके लिए तो फिर बाय नेचुरली आप 2 सब्जेक्ट नहीं ले सकते ना एक दिन में, या फिर आपका ये है कि नहीं सर रात में मैं एक ले लूंगा, सुबह ऑफिस जाने से पहले मेरे को 2 घंटे 3 घंटे का टाइम निकल जाता है मेरा, तो मैं सुबह वो कुछ और उठा लूंगा। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, चाहे आप वर्किंग हो और चाहे आप फुल टाइम हो, रिवीजन हर दिन करोगे, चाहे कम पढ़ो लेकिन रिवीजन जरूर करना, ये चीज प्रायोरिटी पर रखना। 1 घंटा ही टाइम निकालो लेकिन रिवीजन जरूर करो, क्योंकि जो मैंने आपको बताया पढ़ आप वो सब लोगे लेकिन वो रिटेन ही नहीं कर पाए, रिकॉल ही नहीं कर पाए, तो क्या फायदा हुआ। सर इसको थोड़ा सा एक ट्वीक कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे, लाइक सिलेबस के पॉइंट्स को प्रिपरेशन के साथ चलाएं। मतलब जैसे जीएस पेपर 1 और पेपर 3 में जैसे जो ओवरलैपिंग है तो वो पॉइंट वाइज मतलब लेके चले, वो तो फिर दैट बी इफेक्टिव या नहीं? हाँ नहीं वो तो ऑब्वियसली देखो काफी चीजें इंटरलिंक्ड है ना आपकी। तो अब जैसे हम पॉलिटी में हम जो कहते हैं कि पॉलिटी हम 15 दिन की जगह 10 दिन में कैसे करवा सकते हैं, तो वहां पर हम यही करते हैं, अप्रोच लगाते हैं ना कि भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर को साथ में ले लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट को साथ में ले लेते हैं। बट जो चीज मैंने कही 2 दिन में करवाना तो फिर बहुत मुश्किल है फ्रेशली। रिवीजन तो भाई रिवीजन तो आपको 1 दिन में आराम से हो जाता है, लक्ष्मीकांत का रिवीजन हो जल्दी हो जाएगा, लेकिन पढ़ाना 2 दिन में पॉसिबल नहीं है ना। तो वो चीज मैं कहता हूँ जो कांस्टेंट टाइम है, ठीक है। और जो काफी चीजें ओवरलैप कर रही है तो हम उसको साथ में लेते हैं, जैसे कि होता है एथिक्स को और गवर्नेंस को साथ में लेके चला जाता है, सोसाइटी और सोशल जस्टिस को साथ में लेके चला जाता है, ठीक है। मैं जीएस की बात कर रहा हूँ 1 2 3 के बारे में, है ना।
अब आपका पेपर 5 एंड 6 आ गया है, तो बहुत सारी चीजें आपके ओवरलैप करती हैं। तो अगर आप मतलब पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पेपर 5 के पॉलिटी के टॉपिक साथ में रखो कि भाई यूपी में उसकी एप्लीकेशन भी तो डालनी है हमें, ये चीज आपकी रहेगी। ठीक है, और कुछ और डाउट्स? सर हमारी प्रॉब्लम है कि जब हम एक सब्जेक्ट रिवाइज करते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट दिमाग में चलता है, इससे प्रॉब्लम होती है। हाँ तो देखो, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने दिमाग को प्लान नहीं बताते हो। ठीक है, अगर आपने अपने दिमाग को प्लान बता दिया तो अब आपको प्लान, दिमाग को पता है ना कि मैं शाम को पॉलिटी पढ़ने वाला हूं, तो मेरे को पॉलिटी का रिवीजन करना है, पॉलिटी के बारे में जो भी सोचना है मैं शाम को सोचूंगा। अभी मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है, मैं ज्योग्राफी पे ध्यान दूंगा। प्रॉब्लम आती है जब हम अपने दिमाग को प्लान बताते ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है पॉलिटी कब पढ़नी है, तब उसके दिमाग में कंफ्यूजन होती है, यार पॉलिटी बचा हुआ है, अरे तो अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा मैंने। तो ये जो हमने आपको जो एक नमूना दिखाया मैंने टाइमलाइन पर, एक तरीके टाइम टेबल का भाई रिवीजन का, तो अगर आपको पता है कि यार मैंने आज जो मैंने पॉलिटी पढ़ी है, कल मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक हफ्ते बाद वो रिवीजन मेरी साइकिल में आ जाएगी, क्यों मैं टेंशन ले रही हूँ? आज कैसे, आज कौन सी तारीख है? 7 दिसंबर है। ठीक है, कल आपको 2 दिन 3 दिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पॉलिटी में जो पढ़ा है। आप जो उस दिन पढ़ रहे हो उसको फोकस करो। आपको पता है 14 दिसंबर को मैं फिर से जब मैं रिवाइज करूंगी तो 7 दिसंबर का तो मेरा रिवीजन होने ही वाला है, तब मैं रिवाइज कर लूंगी। और अगर मैं भूल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं 14 दिसंबर को अच्छे से थोड़ा और अच्छे से रिवाइज करूंगी। उस दिन भी मान लो कुछ नहीं हुआ तो 21 दिसंबर को आपको पता है कि यार 21 दिसंबर को मेरी दूसरी साइकिल आ जाएगी, तो आज जो मैंने पढ़ा है उसकी टेंशन नहीं लेनी, 21 दिसंबर को मेरा रिवीजन हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपके हुआ। ठीक है, दूसरा है सर हमें पीडीएफ मटेरियल को प्रिंट करा के पढ़ना चाहिए या डिजिटल टैबलेट से पढ़ सकते हैं, कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो नहीं है? देखो ये अगेन डिपेंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे आजकल की जो जनरेशन है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी ही के साथ अडेप्ट हुई है ना। जैसे मेरी एक भतीजी है, वो तो खाना ही मोबाइल देखकर खाती है, और वो मतलब उसको ABCD आए ना है, उसको यूट्यूब चलाना आता है, तो उनको आप कहोगे भाई वो तो कंफर्टेबल है बचपन से। बट हमारी जनरेशन है भाई, वो ठीक है, हमें थोड़ा सा ओल्ड पेन एंड पेपर वाली अप्रोच थोड़े बहुत, तो ये इंडिविजुअल का है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। ठीक है, अब आप दोनों के अपने फायदे नुकसान है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है जैसे कि पीडीएफ का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई आपके नोट्स एक जगह रहते हैं। ठीक है, आपको लेके ढोने, क्योंकि जब आप मीन्स के लिए जाते हो एक हफ्ते के लिए, तो पूरा किताबें वो सामान लेके जाओगे तो उससे ज्यादा तो आपकी किताबें हो जाती हैं। तो वहां पर ये काफी चीजें हैंडी आती है कि भाई एक लैपटॉप या एक जो भी टैबलेट आपका है उसको लेके चले गए, सारी पीडीएफ है, ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसी दिन आपकी एक दिन पहले फाइल करप्ट हो गई, बैठे रहो, पूरी साल की मेहनत बिगड़ गई। ठीक है, तो उसका भी इलाज है, सॉल्यूशन है कि भाई आप बैकअप बना के रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ डिजिटल जो भी आप कर रहे हो उसका एक बैकअप जरूर बना के रखिए। ठीक है, कहीं अपने लैपटॉप में, टैबलेट में या फिर गूगल ड्राइव में, कहीं पर भी उसका बैकअप बनाइए। ठीक है, ताकि अगर कुछ हो जाए तो वो आपका रहे। ठीक है, पेन एंड पेपर वाले का अपना है कि थोड़ा जब आप अपना लिखते हो तो हमारा ब्रेन चीजों को कनेक्ट कर पाता है, तो वो एक एडवांटेज होता है, ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, और जब तक आप लिखोगे नहीं पेपर में, अल्टीमेटली आपको लिखना है, टाइप तो करना नहीं है। तो जब आप लिख रहे होते हो तो आपके हाथ भी चलते हैं, राइटिंग भी अच्छी होती है, तो वो भी आपके एडवांटेज है। डिपेंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कोई ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है बुरा है। मैंने जो चीज कहा है सब चीज न्यूट्रल है, आप कैसे उसको यूटिलाइज करने वाले हो ये डिसाइड करेगा वो सही है कि गलत है। आप टैबलेट को सिर्फ मूवी देखने के लिए यूज कर रहे हो तो फिर वो गलत है। ठीक है, पेन एंड पेपर पे सिर्फ किसी का चेहरा ही बनाए जा रहे हो नोट्स की जगह, तो फिर तो गलती है ना, फिर तो उससे बढ़िया आप कुछ और ही कर लो। ठीक है, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, चलो और कोई जिसको रैप अप करें सेशन आज का। Thank you, sir. चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सर हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए कुछ कर सकते हैं, सबसे पहले लिखना है, बाकी कुछ हैंड राइटिंग का देखो, हैंड राइटिंग के देखो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें अगर आप चलाओगे ना हर चीज अच्छी लगेगी। सिमेट्री होती है, ठीक है, एक सिमेट्री होती है फॉन्ट की और आपके एंगल की। ठीक है, बेहुदापन तब दिखता है, कोई भी राइटिंग गंदी तब लगती है कि उसमें सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप इन 2 चीज पर भी काम कर लोगे ना, बहुत आप डिफरेंस देखोगे अपनी आंसर राइटिंग में।
क्योंकि आंसर राइटिंग जो है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, और साइकोलॉजिकली अगर आप देखो बाय नेचर हमें हर चीज खूबसूरत तब लगती है जब वो उसमें सिमेट्री होती है ना। तो कहा है ना हर चीज का एक जोड़ा बना हुआ है, तो ये नेचर है, तो वो चीज हमें अच्छी लगती है। इस तरीके से जहां पर आप सिमेट्री बिगाड़ देते हो तो वो चीज हमारी खराब हो जाती है, वहां फिर हमें उसका बेहुदापन लगता है। तो आप अपनी आंसर राइटिंग में सिमेट्री ले आओ। सिमेट्री का मतलब ये है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं, मैं एक बार फॉन्ट चेंज कर देता हूं, टेम्पलेट नैरो वाला डाल देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखो थैंक यू लिखा हुआ है ना, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो, सिमेट्री है ना, फॉन्ट्स में एक सिमेट्री दिख रही है ना आपको। अब इसी चीज को मैं थैंक ऐसे लिखूं, ये तो भद्दा लगेगा ही ना। नॉर्मल अगर मैं लिखना शुरू करूं इसको, मच बेटर देन दिस। कर्सिव लिखना चाह रहा हूं तो लेट्स सी, थोड़ा बेटर है। तो सेम जो चीज है ना, सिमेट्री, और थोड़ा सा आप उसका देख लो, फॉन्ट सेम साइज के हो सारे, ठीक है। एंगल जो आप ले रहे हो सब एक जैसे लगे, ये ना हो कि टी ऐसे जा रहा है, एच ऐसे जा रहा है, ठीक है। बहुत आप देखोगे विजुअली थोड़ा सा बेटर लगने लग जाता है चीज, ठीक है। बाकी आपकी कैलीग्राफी की क्लासेस वगैरह होती हैं, ज्वाइन कर सकते हो, कोई सी ने कोई रोका नहीं है आपको, आपके ऊपर है। बाकी लिखोगे जब तक वो अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती है। थोड़ा कॉन्शियस राइटिंग करना बट, ठीक है। ये नहीं कि बस आंख बंद करके पढ़ना भी नहीं है, आंख बंद करके आंसर भी नहीं लिखने हैं मेंस के, ना ही आंख बंद करके आंसर राइटिंग करनी है, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आंखें खोल के कॉन्शियसली चीजें करोगे, सब आपको दिखने लग जाएगा, खुद ही आपको पैटर्न्स, जो मैंने कहा ना, विजन खोल के विजन करोगे तो सब चीजें दिखेंगी। सिर्फ आंख वो कहने के लिए व्यू कर रहे हो तो फिर व्यू ही रह जाएगा वो, फिर बाद में यही कहोगे व्यू बड़ा अच्छा था, ठीक है। चलो ठीक है फिर, और कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना सर इसकी? आई थिंक यस, आई थिंक इसकी रिकॉर्डिंग शायद हो गई होगी, है ना, तो मिल जाएगी आपको।